औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग जी? ठीक है। ओके। ऑनलाइन के बच्चे भाई काइंडली एक चीज कंफर्म करो, आवाज, स्क्रीन और वीडियो सब ठीक है? ओके, थैंक यू बली, पानी पिला देना बस। अच्छा जी, आज आपकी जो जर्नी है उस जर्नी में एक नई चीज ऐड होने जा रही है और ये उम्र भर साथ रहेगी, क्योंकि उम्र भर कमाना है तो उम्र भर टैक्स से वास्ता पड़ेगा। चाहे अपनी जेब कटने से बचाने के लिए, चाहे लोगों की जेब कटने को बचाने के लिए, पैसे तो तुमने कमाने हैं। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आता है और कहता है जी मैंने पैसे नहीं कमाने, तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। और मैं वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा पैसे कमाने का सोर्स बनेगा, क्योंकि कुछ हो या ना हो टैक्स तो बढ़ेगा, वरना मुल्क नहीं चलता। तो टैक्सेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो चाहे आप टैक्स एडवाइजरी में जाएं या ना जाएं, काम तो आएगा। ठीक है। तो आपको वक्त के साथ एहसास होगा कि ये टैक्स सीखने के, पेपर पास होने के अलावा भी कुछ फायदे हैं या नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं हमेशा नोट करता हूं कि बच्चा जब ये कोर्स पढ़ लेता है तो आखिर में आके मुझे कहता है, सर क्या मैं अपने अब्बा के टैक्स अफेयर्स देख सकता हूं? क्या मैं उसका टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूं? तो प्लीज ये काम नहीं कीजिएगा। अब्बा की इजाजत नहीं देता तुम्हें, इसलिए कि उसको मरवाना नहीं है तुम लोगों ने। इस कोर्स के अंदर ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखोगे, बट इतना नहीं, वो फाइनल के बाद आपने करना होता है कि किसी के टैक्स अफेयर्स आप संभालना शुरू कर दें, क्योंकि नीम हकीम, समझ रहे हो? ओके। सबसे पहले तो बेटा वेलकम टू टैक्सेशन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं कोई 16 साल से पढ़ा रहा हूं और उतने ही साल से एज अ टैक्स ऑफिसर इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो इस सब्जेक्ट से मेरा जो वास्ता है वो दिली लगाव है, और अगर एक लफ्ज बोलने की इजाजत दो तो मेरा इसके साथ इश्क है। और मैं तो समझता हूं कि इंसान वो है ही नहीं जो कि अपने प्रोफेशन से इश्क ना करे। तो अपना प्रोफेशन चेंज कर लो, फिर चेंज कर लो। इस वो अगली क्लास में होगा ना, क्योंकि हमने तो जिससे इश्क किया उसी से शादी हो गई और अब रो रहे हैं। तो बात यह है बेटा कि टैक्सेशन एक बहुत ही, मतलब आज तक मैं नहीं बोर हुआ। 17 साल की नौकरी है मेरी एज ए टैक्स ऑफिसर, 16 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, एंड एवरी टाइम मैं आई फील माई सेल्फ के मुझे मजा आ रहा होता है इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ाते हुए। तो इंशाल्लाह आपको भी मजा आएगा। मैं थोड़ा सा कुछ रस्मी बातें हैं पहले उसको कर लूंगा, आज की क्लास में ही तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और तुम में से जो ऐसे लोग हैं कि देखने आए हैं कि सर तारिक तन्यू कैसे पढ़ाते हैं, बेटा इसी क्लास में तुम भी रुक जाओगे, ठीक है ना? इधर उधर जाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले थोड़ा सा अपना ब्रीफ तारुफ दे दूं। मेरा नाम तो तारिक तन्यू है, मगर लोग टीटी बोलते हैं, तो अब हमने भी एक्सेप्ट कर लिया, फिर ठीक है, बोलते हैं तो बोलने दो। अच्छा जी, मैं बाय प्रोफेशन, मैं थोड़ा सा आपको रन थ्रू दे देता हूं। मेरा आईबीए कराची से एमबीए है, और ये जो एमबीए मैंने किया था वो टैक्स मैनेजमेंट में ही किया हुआ है। इसके अलावा मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज से है, क्योंकि मैं सीएसएस ऑफिसर हूं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो लॉ ऑफ टैक्स के पढ़ोगे, जो इसको इंप्लीमेंट करने वाला एफबीआर है, इसी का ऑफिसर हूं। तो बाय प्रोफेशन मैं टैक्स वाला हूं, इसीलिए टीटी के अलावा टैक्समैन भी कोई बोलता है और मैंने कबूल कर लिया। मैंने ज्वाइन किया था सिविल सर्विसेज को 2002 में। 2002 में मैंने सीएसएस का इम्तिहान पास किया था। कंपेटिटिव एग्जाम है, पाकिस्तान का सबसे मुश्किल इम्तिहान समझा जाता है। वहां और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में दोनों मुश्किल समझे जाते हैं। एक मैंने पास किया, एक का टीचर बन गया, तो मैं कंपैरिजन दे सकता हूं तुम्हें।
CSS, और वहां पे यानी CSS जो मैंने पास किया, जोर का झटका जोर से लगता है। 3 अटेम्प्ट होते हैं, यू फेल इन 1, यू फेल इन ऑल, 12 पेपर होते हैं। और कंपटीशन ऐसे होता है कि वो जो इंसान है, तो इंसान को होश नहीं होता जब तक कि बंदा अपॉइंट नहीं हो जाता। मेरे माँ बाप की दुआएं थी, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था, और आई वॉज द यंगेस्ट इन माई बैच, और आई वॉज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट कमिश्नर। ग्रेड 17 में लोग रिटायर होते हैं, मेरी शुरुआत ग्रेड 17 से हुई। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर एडिशनल कमिश्नर, और टैक्स में बहुत हर किस्म का एक्सपोजर है, वक्त के साथ तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पंजाब गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विस जब लॉन्च किया, तो आई वाज वन ऑफ द फाउंडर्स जिसको सेल्स टैक्स ऑन सर्विस में बड़ा अर्ली काम करने का मौका मिला। तो सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स हर नस्ल हर किस्म की ऐसी है जिसको मैंने इंप्लीमेंट किया है। इनफैक्ट सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के मैं फाउंडर्स में से हूँ, क्योंकि उसका पूरा जो लॉ बनाना, उसका पूरा डिपार्टमेंट बनाना, उनमें मेरा शुमार होता है। सिंध असेंबली और नेशनल असेंबली, चूंकि टैक्स का ताल्लुक है, कानून वहां बनता है, तो लॉ बनता कैसे है वो बनते हुए भी देखा है और बनाया भी है। तो आपको जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो बनती कैसे है, उसकी क्या चीजें हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इदारे हैं, उनसे भी किसी न किसी हद तक एक कनेक्शन रहा है पाकिस्तान के जरिए। और ARTT बिजनेस स्कूल का मैं को फाउंडर हूं, क्योंकि ARTT में जो TT आता है ना, वो आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, बाकी ये तो रस्मी बातें थी। अभी गैर रस्मी बातें वक्त के साथ करेंगे। गैर रस्मी बातें ये हैं कि टैक्सेशन के बारे में जो बुनियादी तौर पे आपको चीजें समझनी है, वो ये समझनी है कि ये वो सब्जेक्ट है जो एक लीगल सब्जेक्ट है। आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं पढ़ोगे इसका, टैक्स की इकोनॉमिक्स आपने नहीं पढ़नी, ना ही आपने टैक्स का अकाउंटिंग एस्पेक्ट पढ़ना है, आपने एक लीगल सब्जेक्ट पढ़ना है। अब ये लीगल सब्जेक्ट का फायदा आपको ये होगा कि इसके साथ वाले और सब्जेक्ट में भी कौन से स्किल सेट चाहिए वो आपको यहां से मिल जाएंगे। मैं आज पढ़ाने की नीयत से आया हूं, वक्त के साथ चीजें खुद आती जाएंगी, वक्त के साथ और चीजें आप कुछ मुझे जानोगे, मैं आपको जानूंगा। मेन प्राइमरी मकसद मेरा पढ़ाते वक्त आज से नहीं, डे 1 से मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा हूं, मैं बहुत ही रियलिस्टिक बंदा हूं, मैं हकीकत को झुटलाता नहीं हूं। अगर मैं हकीकत को झुटलाऊंगा अपना नुकसान करूंगा। तो मेरा प्रैक्टिकल पर्पस यहां आके जब मैं स्टेज पे आता हूं तो मेरा एक ही पर्पस होता है, तुम्हें पेपर पास कराना। अगर तुम्हारा पेपर पास नहीं होता तो तुम्हारा फेलियर बाद में, मेरा पहले है। मैं उल्टा भी लटक जाऊं ना मेहनत करते हुए और पेपर पास नहीं हुआ तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं कहूंगा यार मेहनत पे पानी फिर गया। चाहे जितनी भी तुम मेहनत कर लो, जितनी भी मैं मेहनत कर लूं, लास्ट अटेम्प्ट में जिस लेवल पे मैंने मेहनत की थी वो तुम्हें नजर आ रही है। अभी अब तुम्हें नजर आ रही होगी, क्योंकि मैंने कहा कि अब डायनेमिक्स हो गए चेंज, टीचिंग हो गई है चेंज, लर्निंग हो गई है चेंज। बच्चा चाहता है मुझे 24/7 टीचर रिप्लाई करे खुद, और बखुदा मैंने इतनी कोशिश की, मैंने अपने बच्चों का टाइम काटा, मैंने अपनी जाती जिंदगी का टाइम काटा। मैं जिस लेवल तक गया था ना बच्चों के साथ, वो तुम्हें सीनियर्स बताएंगे जो जिन्होंने तुमसे पहले पेपर दिया अभी। और इतने मैसेजेस आए, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मेरी पता है छुट्टी कब हुई थी? जिस दिन पेपर हुआ तब तक मेरी जॉब चल रही थी। 1 महीना पहले मैंने कोर्स एंड किया था, मगर 1 महीना मैं सुकून से नहीं बैठा। जितने सवालात थे मैंने क्या किया, वो वक्त के साथ मैं आपके साथ वो सारा काम शो करूंगा, क्योंकि तुम्हें बनी बनाई चीजें मिलेंगी। इस हद तक कि शॉर्ट कोर्स भी दे दिया 20 घंटे में, 13.5 घंटे में वो कोर्स दे दिया जो कि 5 महीने में पढ़ाते। बच्चे पहले कहते, बार बार मैसेज करते थे, सर हो तो जाएगा ना। मैंने कहा बेटा तू देख तो सही। वो जिसको पता चला गया सर ने 13.5 घंटे में कैसे कोर्स कर दिया, तो मुझे मैसेजेस आते थे सर 13.5। यकीन करें इतने मैसेजेस हैं। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने ना पब्लिक में डाले ना मैं आपको दिखाऊंगा।
मगर बता इसलिए रहा हूं कि आपको अंदाजा हो कि क्या क्या तुम्हें बना हुआ मिलेगा। इस दफा मेरी इरादा और नीयत क्या है, जितनी मैंने लास्ट टाइम मेहनत की थी उतनी तो करूंगा, बल्कि उससे 30% ऊपर करूंगा इंशाअल्लाह। और लास्ट टाइम पे मैंने अल्लाह से दुआ की थी क्लास स्टार्ट करते वक्त कि या अल्लाह जो मैं बात करूं मुझे इतनी ताकत देना, इतना विल पावर देना कि मैं अपनी जबान जो कमिटमेंट कर रहा हूं पूरा कर सकूं। एंड में बच्चा मुझे ना कहे कि सर ने वो काम नहीं किया। तुमसे भी मेरी बात ये कमिटमेंट है बेटा कि इस बैच में आई विल बेंड ओवर बैकवर्ड्स, कि तुम्हें सपोर्ट करूं, जिस लेवल तक तुम्हें पेपर पास करने में हेल्प चाहिए प्रोवाइड करूं। और जितना मैंने लास्ट टाइम काम किया था वो तो तुम्हें बना बनाया मिल जाएगा, बल्कि कुछ और भी करके दूंगा तुम्हें। कुछ बातें हैं जो मैं बोलूंगा नहीं, वक्त के साथ शो करूंगा। वॉइस नोट्स मैंने क्या किया, पास्ट पेपर उठाए, टॉपिकल खुद किए, वॉइस नोट्स तक दे दिए, गाइडेंस दी, पेपर कैसे लास्ट मिनट में भी बता रहा था ये सवाल पहले करना, ये यूं करना। तो आपको एक क्रॉस सिर्फ पढ़ाना अब काफी नहीं है, अच्छा पढ़ाना अब काफी नहीं है, क्योंकि नए दौर की नए चैलेंजेस हैं। ये जो रिकॉर्डिंग पे चला गया है ना, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी आसान हुई है, हमारी जिंदगी मुश्किल हुई है। अगर टीचर बोलता है ना मैं जवाब नहीं दूंगा और मेरा असिस्टेंट जवाब देगा तो वो फिर टीचर ही नहीं है। मैं उसको टीचर नहीं मानता, तारिक तूने उसको टीचर नहीं मानता। अपने प्रोफेशन से इंसाफ करना पड़ेगा। बखुदा में हर बैच में पता है क्या फील करता हूं, मैंने इंसाफ नहीं किया। अगर मैं यहां आके एक अब्बा की जगह तुम्हारा कैरियर मेरे तुम में से मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, डे 1 पे तुम्हें बताता हूं 70% वो बच्चा होगा तुम में से जो एंड तक पास पेपर भी नहीं देखता। 90% बच्चा सिलेबस तक नहीं देखता, क्योंकि वो मेरे में ट्रस्ट रख के आया है कि सर हमें पेपर पास कराएंगे। तो तुम्हारी जिम्मेदारी कम मेरी ज्यादा है। तो आपसे पहली बात जो मैंने करनी थी कि रेस्ट अश्योर्ड यू आर इन सेफ प्लेस। आज से तुम्हारा टेंशन खत्म, मेरा शुरू। सेकंड बात बेटा आपसे ये करूंगा कि डे 1 से तुम मुझसे सिर्फ एक कमिटमेंट करो, बाकी मेरा काम है। बस एक कमिटमेंट करो, आप रोज जाके सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता तुमसे। मेरी क्लास अटेंड करो, 10 मिनट जाके रिवाइज करो, बस। इससे ज्यादा मुझे आपसे उम्मीद नहीं है। आप मुझसे ये कमिटमेंट करो, इंशाअल्लाह जब पेपर आएगा तुम भी इन बच्चों की तरह मैसेज कर रहे होगे कि सर थैंक यू, और जो भी मैसेज उन्होंने किए। बच्चे कह रहे थे कि सर हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि 13 घंटे में कैसे आपने किया होगा, मगर जब पेपर आया तो आपको दुआएं दे रहे थे। मेरा मेन मकसद बेटा यहाँ पे ये है कि आपकी लाइफ आसान करना, ठीक है। और वो कैसे करना है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की मेहरबानी से आता है। आज हम टैक्सेशन की शुरुआत करेंगे। मैं आपसे पहले ब्रीफली एक चीज डिस्कस करूंगा कि मैं आपको देने वाला हूं 2 गोलियां, 2 गोली, शेर के निशान वाली, यहां टीटी के निशान वाली 2 गोली, ठीक है ना। सर दर्द होता है ना, पेपर पास करना बेटा, वो भी आईकेप का, और वो भी टैक्सेशन। आईकेप भी कमाल का इदारा है, कमाल का है, पाकिस्तानी है ना और सरकारी है, कमाल का इदारा है। बच्चा अभी वो अंडे से निकला नहीं है और उसको क्या कहता है, टैक्स पढ़। भाई टैक्स सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। टैक्स को समझने के लिए आप किसी भी क्वालिफिकेशन में जाओ जहां टैक्स पढ़ाया जाता है, सबसे मुश्किल टैक्स से जान जाती है लोगों की। हम प्रोफेशनली पढ़ाते हैं। एक दफा मैं तो टीचर हूं ना, टैक्स ऑफिसर तो हूं मगर टीचर भी हूं। एक सीनियर ने बुला लिया, यार तुम्हें ये चीजें आती हैं, बताओ तो सही ये क्या है। मैंने उसको 10 दफा समझाया, उसको समझ नहीं आई, और वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो मैंने कहा सर 1 सेकंड रुकें, आपको ये जो मैं बात बता रहा हूं ना, एक सेक्शन है स्पेकुलेशन बिजनेस का, उसको समझ ही नहीं आई। उसको मैं समझाऊं सर इस तरह से नहीं समझ। मैं सर 1 सेकंड, गिव मी अ ब्रेक। क्या मतलब? सर मैं आता हूं 2 मिनट में मैं आपको समझाता हूं। अब मुझे करना क्या था, एक एग्जाम्पल सोचनी थी। मैं गया वापस, मैंने कहा यार इसको क्या समझाऊं। कमान तारिक तुल्यो कमान, एक पागल को तुमने समझाना है। वो 30 साल नालायकी से जिसने गुजारे, जिसने कसम खाई है कि में सीखना ही नहीं है। मैं गया, मैंने कहा सर अगर आप बकरी की मिसाल देकर उसको समझा दिया। कहते यार वाह वाह वाह, ये कहां से तुमने सोची। मैं कहा सर टीचर हूं, और टीचर एग्जाम्पल ना दे सके उसे घर बैठना चाहिए।
हर लेवल पे टीचर का मतलब ही एग्जाम्पल होता है। बच्चे की लेवल पे आके एग्जाम्पल दे, नहीं समझ आए वापस पूछो, एक और नीचे लेवल पे जाके एग्जाम्पल दी जाएगी। तो दो जो गोलियां है ना ये मेरे पास बेटा, एक वो है जो कि गोली होगी टीचर वाली, बिकॉज आई एम अ टीचर एंड आई एम अ रिसर्चर, आई एम अ टीचर एंड आई एम अ रिसर्चर, टेक्स्ट का रिसर्चर हूं, टेक्स्ट का टीचर हूं। और दूसरा है प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वही काम जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं वहां पे जाके कर रहा होता हूँ, यहां पढ़ाता हूँ, कमिश्नर में इशू नोटिस, वहां मैं खुद नोटिस इशू कर रहा होता हूँ, आजा बेटा टेक्स्ट पे आजा। तो वो जो सारी चीजें रियल लाइफ में करने वाला बंदा तुम्हें पढ़ा रहा है। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा या इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा कि मैं यहां खड़ा हूं, बट मैं बखुदा बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। आई विश के मुझे मेरे जैसे टीचर ने पढ़ाया होता। आई विश के जितनी मेहनत करके आना पड़ता है तुम्हारे सामने, जितना काम करके आना पड़ता है तुम्हारे सामने, और वही चीजें, और जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती, सबसे बड़ी चीज जो मैं तुम्हें बताऊं शायद ही कोई कर सके, वो क्या है? प्रोविजंस की रीजन बताना, प्रोविजन की रीजंस बताना कि ये है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये भी समझाऊंगा। एक चीज लास्ट टाइम के बच्चों ने आपको बताया होगा, प्रैक्टिस। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। फोर्थ क्लास, आज की क्लास फर्स्ट क्लास काउंट होगी, फोर्थ क्लास में मैं आपको आईकेप का एक पास पेपर कराऊंगा, लिख लो। इस लेवल तक प्रैक्टिस कराऊंगा, इस लेवल तक मैंने चीजें बनाई हैं। और ऑब्वियसली केफ 2 बना, नए चैलेंजेस आए, हमने नई मेहनत की, तो आपको फोर्थ क्लास में आके सामने एक आईकेप का पेपर रखूंगा और मैं कहूंगा करके दिखाओ, और मैं तुम्हें यह भी बताता हूं करके दिखाओगे तो तुम कर लोगे। इस हद तक प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें। बाकी चीजें बेटा वक्त के साथ आएंगी, बाकी बातें नहीं है, बाकी काम होगा। एक चीज समझ लो कि सिलेबस का वेटेज क्या है। हमारे पास 3 एरियाज है सिलेबस में, एक इनकम टैक्स, एक सेल्स टैक्स, और एक हमारे पास इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और एथिक्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इंट्रोडक्शन और एथिक्स है, ये थ्योरी है, प्योर थ्योरी, प्योर थ्योरी। चैप्टर 1 2 3 आईकेप की बुक में चैप्टर 1 2 3। और सुन लो, आईकेप की बुक इस वक्त जो अवेलेबल है वो आउटडेटेड है। इस पे मैं बात करूंगा, उन बच्चों को बताऊंगा जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट दिया है, या अगर आपके किसी जानने वाले ने दिया है तो सुन लो, लॉ चेंज हो चुका है। लास्ट लेक्चर्स इस वक्त जो लेगा वो इंशाअल्लाह फेल होगा, ठीक है? जो लास्ट लेक्चर्स किसी भी टीचर के लेगा वो इंशाअल्लाह यकीनन फेल होगा। क्यों? लॉ चेंज हो चुका है। शायद ही कोई टॉपिक हो जिसमें चेंज ना आया हो। प्रॉपर्टी इनकम चेंज हो गई, कैपिटल गेन चेंज हो गया, बिजनेस में चेंजेस हैं, सेल्स टैक्स में चेंजेस हैं, छोटी बड़ी चेंजेस में बहुत कोर्स चेंज हुआ है। आईकेप ने चेंज नहीं किया क्योंकि सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स ये लॉज हैं, इनको पार्लियामेंट भी तो चेंज करती है। और जो जून में चेंजेस आई थी वो आपके अटेम्प्ट पे एप्लीकेबल बन चुकी हैं। तो आपने कोई पुरानी किताब यूज नहीं करनी, कोई पुराना लेक्चर यूज नहीं करना। इसीलिए मैं सबसे बेहतरीन और सेफ टीचर हूं, अपनी चीजें पब्लिक में डाल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है हर दफा मेरी जरूरत तो पड़ेगी बच्चे को, ठीक है? इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मेरी चीजें पब्लिक होती हैं, होती रहें, मैं खुद पब्लिक कर देता हूं। ये लो, 6 महीने बाद फिर वापस आ जाता है, सर चेंजेस हो गई, ठीक है? इंशाल्लाह आपको अगले अटेम्प्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटा मार्क्स वाइज अगर हम आए, ऑनलाइन के बच्चों बेटा चीजें समझ आ रही हैं? इनकम टैक्स के आईकेप ने रेंज रखा है, रेंज 55 to 65 मैंने एवरेज कर लिया। 60 मार्क्स के करीब इनकम टैक्स से होंगे, सेल्स टैक्स 30 मार्क्स के करीब, और कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स और इंट्रोडक्शन 10 मार्क्स के करीब। ये रेंज बता रहा हूं, लास्ट अटेम्प्ट का नहीं है, ये हर अटेम्प्ट में आगे पीछे होता है। ये रेंज है, ये करीब करीब एवरेजेस हैं। और इन एवरेजेस को इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं आपको इस दफा अलग ही स्ट्रेटेजी से पढ़ाऊंगा। आपको जिस स्ट्रेटेजी से पढ़ाऊंगा मैं बताता हूं, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, मेरी एडवाइस को फॉलो करो, 10 मिनट सिर्फ रिवाइज करो बेटा, बाकी मेरा काम है। तुमसे पेपर ना आए आखिर में आके तुम मेरा गला पकड़ना कि सर आप टीचिंग छोड़ दो, आप झूठे हो।
ठीक है, आप सिर्फ फॉलो तो करो। यू आर लकी कि मैं बखुदा बहुत छोटा इंसान हूं, मगर जितनी मैंने मेहनत की है ना इस सब्जेक्ट के साथ, इतना मैंने कहा इश्क है मेरा इसके साथ यार, मेरा इस सब्जेक्ट के साथ इश्क है। मैं तुम लोगों की वजह से या पैसा कमाने की वजह से थोड़ी पढ़ता हूं, मुझे तो मजा आता है रिसर्च का। मैं तो हर दफा एक चीज सीखता हूं, ये इंटेलेक्चुअल अयाशी है, इंटेलेक्चुअल। अगर एक पॉइंट आ गया लॉ में नया, जब तक मैं उसको ढूंढ ना लू ना, उस बंदे को जिसने वो ऐड करवाया, मुझे सुकून, क्योंकि फाउंडर ही बताता है कि चीज क्यों बनी। रिसर्च करनी पड़ती है कि क्यों आया, आखिर रियल लाइफ का कौन सा मसला था जिसको इसने हल किया, किस सिनारियो के लिए लॉ बना। क्योंकि पढ़ा हुआ पढ़ाना तो तुक्के मारेगा ना, ये इसलिए होगा, वो गलत पढ़ाएगा। मैं आपको क्यों रीजंस बताऊंगा, क्यों चीजें समझाऊंगा कि पैटर्न चेंज हो आईकेप का, आपको परवाह नहीं है। मैंने लास्ट टाइम कहा था पेपर मुश्किल आने वाला है, इस दफा बच्चे बोल रहे थे सर आपने गलत बोला, पेपर तो आसान था। मैंने कहा भाई ने पढ़ाया ही ऐसा ना, पेपर आसान था तो पढ़ाया तुम्हें ऐसा, ठीक है। तो देखो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स से, इसलिए स्ट्रेटजी लास्ट अटेम्प्ट से कंपेयर नहीं होगी। क्यों सेल्स टैक्स से, सुन लो। सेल्स टैक्स कितने मार्क्स मैंने लिखे, 30। ओके, अब सुनिएगा, 30 मार्क्स का कोर्स, जितना कोर्स है 30 मार्क्स पे कोई कोर्स होगा ना, कोर्स कंटेंट होगी, वो इनकम टैक्स के 30 मार्क्स के कोर्स के कंपैरिजन में, यानी यहां पे 30 मार्क्स हो से 30 मार्क्स एक एरिया, 30 मार्क्स दूसरा एरिया, ऐसे होगा ना। तो यहां जो कोर्स कंटेंट होगी, क्या कोर्स कंटेंट जो यहां पे होगी, आपको पता है इसके आधे के बराबर ये 30 मार्क्स है, विच मीन्स कोर्स कंटेंट छोटा। पढ़ाना आए तो छोटा, ना आए तो बहुत मुश्किल, हैंडल ही नहीं होता। तो ये छोटा कोर्स कंटेंट अगर हम कर ले, कितने मार्क्स हो गए, 30 एवरेज 30 लगाया ना मैंने, वरना तो 25 to 35 हो सकता है। मैंने लास्ट टाइम बच्चों को एडवाइस की थी और कहा था बेटा पहले सेल्स टैक्स करना, सेल्स टैक्स करना। मुझे बिलीव में, मैंने कहा था जी सवाल प्रैक्टिकल होगा। एक बच्चा, मैं आज भी तुम्हारे सामने कहता हूं, कोई ऐसा मेरा बच्चा हो उसको सामने लाओ जो कहे सर पेपर हैंडल नहीं हुआ हमसे, एक बच्चा लाओ, आराम से पेपर हो गया, ठीक है। तो आपने स्ट्रेटजी क्या रखनी है, जिसका कोर्स कम होगा उसको हम जल्दी कर लेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस मिले। मेरा इस दफा का जो एम है, एक तो आपके लिए एम होगा, एक मेरा अपने लिए एम होता है। मेरा एम क्या है, प्रैक्टिस कर करके मारूंगा, क्योंकि सेल्स टैक्स में सारे सवालात, आज मैं तुमसे जबान दे रहा हूं, कमिट कर रहा हूं, आपको 2011 से लेके लास्ट अटेम्प्ट तक के एवरी सिंगल क्वेश्चन सेल्स टैक्स का कराऊंगा, चाहे थ्योरी का हो चाहे प्रैक्टिकल का हो। और विदिन द टाइम स्पेंड क्या होगा, रिजल्ट से पहले हो जाएगा। और ये है हमारा थ्योरी, सीधा सीधा थ्योरी है, इसमें मुश्किल है कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी तो बच्चों वाली बातें। हाँ, आईकेप ने अंग्रेजी ऐसी सिलेक्ट करके लिखी है, या जिसने भी किताब बनाई थी कहीं ऐसी जगह से उसने चीजें चोरी की हैं, और उसकी बेस्ट एफर्ट थी कि बच्चों को समझ ना आए, वो किताब ही क्या जो समझ आए, वरना आईकेप की वैल्यू थोड़ी होगी। तो वैल्यू तो उस वक्त आती है ना जब समझ ना आए। तो आपको एथिक्स और इंट्रोडक्शन में लैंग्वेज बहुत मुश्किल मिलेगी, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। हाँ, कॉन्सेप्ट किसी चीज के मुश्किल है तो किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें नॉर्मली 10 मार्क्स तो रखे गए हैं, मगर अराउंड 6 मार्क्स का सवाल बनता है आजकल, बनने पे आए तो 10 मार्क्स का बनेगा। और एक चीज बता दूं, एक चीज मैं तुम्हें डे 1 पे बता रहा हूं, तुम्हारा पेपर टेक्स्ट का पेपर है, लिटरेचर का पेपर नहीं है। लिटरेचर में भाई, लिटरेचर का बंदा था ना सीएसएस से पहले, हमने तो सीएसएस में एक सब्जेक्ट पढ़ा लिटरेचर, कमाल का सब्जेक्ट था। ये नहीं कि लिटरेचर से शौक था, एक शेर याद नहीं था, नॉवेल से तो जान जाती थी, प्रैक्टिकल साइंस पढ़ने वाला बंदा था, बायोलॉजी में शौक था, ह्यूमन साइकी, ह्यूमन जो है वो फिजियोलॉजी, वो पढ़ने का शौक आता था, वो दिल करता था पढ़ो।
और पढ़ा भी। मगर एक बात बता दूं, लिटरेचर नहीं है, लिटरेचर नहीं है कि आपने 15 शायरों की तैयारी करनी थी, एक की तैयारी कर ली और सवाल किसी पे आया वही लिख दिया जो एक पे था। ऐसा नहीं है, ये लॉ है। यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट, एब्सोल्युटली एक्यूरेट। टेक्स्ट का पेपर पास करना है, सुन लो। मैं आपको ये लास्ट, चूंकि देखो नीचे गया है, पहले केफ 6 होता था, बच्चा केफ के 3 पेपर में ना जरा मेच्योर होकर आया होता था हमारे पास, तो हम जरा इजी होते थे कि अच्छा बच्चे को काम दे देंगे, बच्चा कर लेगा। जबरदस्त रिजल्ट था, चल रहा था। अब मैंने कहा ना पीआरसी थ्योरी टेक्स्ट, अब पीआरसी थ्योरी टेक्स्ट तो मुझे टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, मुझे अब इसके हिसाब से जाना पड़ेगा। तो आपसे मैं अगर कहता हूं ना बोलो एबीसी, तो कहते हो सर एबीसी, कहता हूं लिख के दिखाओ, लिखना नहीं आता। असल चीज तुम सुन लो, डे 1 से मैं तुम्हें बता रहा हूं, लॉ समझना, याद रखना, बता पाना, ये सब हाफ द बैटल होंगे, हाफ। ये गारंटी नहीं है कि पेपर पास होगा। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर पास नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं लास्ट अटेम्प्ट में से एक बच्चे के बारे में, ऑब्वियसली नाम नहीं बताऊंगा, वंडरफुल, पिछले से पिछले अटेम्प्ट में एक बच्चा था, मुझे लग रहा था उसका मेरिट आ जाएगा, बखुदा सच्ची बता रहा हूं, रोजी की जगह है, मुझे लग रहा था इसका मेरिट ना आ जाए, वो फेल हो गया। मुझे उसने कहा सर मेरा 100% पेपर पास। मैं आपको पिछले से पिछले बैच की बात बता रहा हूं, और मुझे पता था क्योंकि मैं उसको अलग से बिठा बिठा के सवालों के जवाब देता था, टाइम देता था, मुझे पता था वो बच्चा बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसकी जिंदगी में सिर्फ पढ़ना ही था सब कुछ। तो उसको समझ ही नहीं आया सर फेल क्यों। मैंने कहा बेटा एक काम करें, ऐसे बातों से पता नहीं चलेगा, जो तुमने पेपर किया अटेम्प्ट करके आओ मेरे पास। बिठाया मैंने उसको अपने साथ, यकीन करना मैंने उसका पेपर देखा और मैंने उसकी शक्ल पे लानत दी। आई एम सॉरी बट लानत हो तेरी शक्ल पे, इस पेपर पे तो तुझे पास नहीं फेल करना तो उसने एहसान किया, मैं तो तुम्हारे पेपर पे लानत छाप के देता, ये ले तेरी शक्ल पे, ये कोई पेपर है यार। नॉलेज उसकी कमाल की, जो बोलो बता रहे हैं। लिखने में बेसिक चीज क्या है, एब्रीविएशंस। अब मुझे भी एब्रीविएशन, मैंने कहा यार ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मैं तेरा उस्ताद हूं, तुझे जानता हूं और आप समझे पथेटिक वर्ड जो है ना उसके लिए परफेक्ट था, पथेटिक प्रेजेंटेशन, इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन, मतलब समझ ही नहीं। मैं तो पहले सोच रहा था ये टेक्स्ट का अटेम्प्ट किया है किसने, पहले मैंने इससे पता किया, मैंने उससे पूछा बेटा तुमने टेक्स्ट का ये पेपर अटेम्प्ट किया है ना, हाँ सर, और प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया है, हाँ सर, आर यू श्योर, इज दिस द बेस्ट, इज दिस द बेस्ट यू हैव गिवन, सर यही तो था जिसमें मैंने पेपर किया था। मैंने लानत है, पेपर पे नहीं लिखोगे पेपर पास नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग पे नहीं जाना, ये एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है, ये नहीं समझना थ्योरी आएगी, नहीं आएगी थ्योरी, हाँ एक हिस्सा है थ्योरी का। तो मैं आपको बता रहा हूं अजम्पशन यही है मेरी कि पेपर मुश्किल होगा। फिर अलग बात है कि तुम भी कहो कि सर आपने धोखा दिया, पेपर तो आसान था, पेपर आसान हो जाएगा ना अगर हम मुश्किल समझ के तैयारी करेंगे। तो एप्लीकेशन बेस्ड होगा तो हमारा फोकस किस पे होगा, दो चीजों पे, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस, दो चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस, जो करेगा पेपर पास हो जाए। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, किससे स्टार्ट करेंगे, सेल्स टेक्स्ट से। चलो स्टार्ट करते हैं, देर क्यों करें, चलो भाई निकालो कॉपियां, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन वाले बातें छोड़ो भाई, निकालो, लिखवाऊंगा बेटा, काम करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी सुनना मेरी बात भाई। ऑनलाइन वाले बेटा आवाज ठीक है, चीजें सही है, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे स्टक, क्या स्टक, गुलरेस, लड़के जल्दी बता क्या स्टक, नजर आ रहा है वीडियो, ना ओके, ठीक है बेटा। चलो भाई सबसे पहली बात, सेल्स टैक्स की 30 मार्क्स में से हम नियत करते हैं, दावत इस्लाम वाले नियत कराते हैं ना, नियत करते हैं
सेल्स टैक्स की दो नियतें, ऐसे नियत कराते हैं ना, अच्छे लोग हैं यार, नेक लोग हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। सारे जो, मैं पता है मौलवी दिखता नहीं हूं, अंदर का मैं भी मौलवी हूं, ठीक है ना, तो चंद बातें बेटा दीन की करूंगा, नाराज नहीं होना। तो नीयत किसकी करते हैं? नीयत करते हैं सेल्स टैक्स पढ़ने की। दूसरी नीयत, 30 में से कितने मार्क्स है? 25 मार्क्स लेके रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। 25 मार्क्स लेने का टारगेट करो। मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बता रहा हूं, सुन लो। 25 मार्क्स चाहिए मुझे तुम्हारी सेल्स टैक्स से। 5 एग्जामिनर को गिफ्ट कर देना, नहीं चाहिए, 25 चाहिए। और 25 को सिक्योर करने के लिए तुम्हें एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और एक या दो थ्योरी के सवाल होंगे। एक होगा तो उसके पॉइंट ए बी सी कर देगा, यानी कम से कम भी थ्योरी के 3 छोटे सवाल होंगे। तो एक प्रैक्टिकल और 3 सवाल थ्योरी के, ऐसा ही है। अब सुनो, प्रैक्टिकल पे पिछले अटेम्प्ट को छोड़ के 12 मार्क्स का सवाल बनता था। प्रैक्टिकल पे सवाल बनता था 12, 11, 12, 10, 11, 12, 10। सेल्स टैक्स की बात हो रही है। लास्ट अटेम्प्ट पे बना है 19 मार्क्स का प्रैक्टिकल। मैं तुम्हें क्या कहा, मैं आपको प्रैक्टिकल चौथी क्लास में करवा, तुम कर लोगे, मैं पीछे खड़ा रहूंगा, करके दिखाऊंगा बेटा। 4th क्लास आपकी प्रैक्टिकल की होगी, खुद करके दिखाओगे। इस तरीके से हम जाएंगे सारे प्रैक्टिकल। 11 से आगे मेरी कमिटमेंट है, तुमसे कर लोगे। तो 25 मार्क्स लेना इज नॉट अ बिग डील, 25 मार्क्स लेना नॉट अ बिग डील। अब सुनो, अगर हमने यहां से 25 मार्क्स ले लिए और उधर जो इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन और एथिक्स है, कितने मार्क्स हैं? सिर्फ 5 चाहिए, 5 बस, क्योंकि वहां थ्योरी है ना। और सीए का बच्चा, और अगर वो ए लेवल से आया हुआ है, कहता सर मुझे रट्टा नहीं लगता, और मैं कहता हूं फिर जा सीए छोड़ दे। भाई रट्टा क्यों नहीं लगता? चीजें याद करनी पड़ती है। रट्टा लगना किसको कहते हैं? बगैर समझ के याद करना, और वो तकलीफ दे। मैं बगैर समझा के तुम्हें याद तो क्या पढ़ाऊंगा भी नहीं, मैं तो समझा के तुम्हें भेजूंगा। तुम्हें टैक्स ना चिमट जाएगा। मैं तुम्हें डेयर कर रहा हूं, डेयर दे रहा हूं। एंड ऑफ द कोर्स पे बोलना कि जी आई हेट टैक्स, आई हेट, डेयर दे रहा हूं, करके बोलना। यू विल से आई लव टैक्स। ये बाकी मेरा काम है। इफ यू कोऑपरेट ओनली इन वन थिंग, रोज जाके 10 मिनट पढ़ोगे, बस रिवाइज करोगे 10 मिनट, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो आपने 10 में से कितने मार्क्स लेने? अब मुझे एक बात बताओ, कितने ले चुके हैं? सिक्योर कितने किए? 25 प्लस 5 कितने हुए? पेपर पास करने के लिए कितने चाहिए? आउट ऑफ आउट ऑफ 60, क्योंकि हमने 60 मार्क्स का इनकम टैक्स लेना है। और कितने मार्क्स चाहिए? 20। अगर ये 20 और 60 से ना ले सको तो शेम ऑन यू। अगर वो 60 से 20 नहीं ले सकती तो फिर अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? तुम खेल रहे हो। आई समझ? दिस इज द स्ट्रेटजी। 25 प्लस 5 पेपर पास। पहली चीज सेल्स टैक्स में आ जाओ, लिखो सेल्स टैक्स का टैक्स पीरियड। बेटा लिखना पड़ेगा, ऑनलाइन के बच्चों लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रोज लिखोगे। ये देखो भाई, सबसे पहली चीज सेल्स टैक्स का कोर्स, हमारा टारगेट है 25 मार्क्स लेना, और 25 मार्क्स में आ रहे हैं हम किस चीज पे? बेसिक्स ऑफ सेल्स टैक्स। बेसिक्स ऑफ सेल्स टैक्स। शाहजमान बिल्कुल प्रैक्टिस मैं भी करवाऊंगा, प्रैक्टिस के लिए बेफिक्र हो जाओ। सबसे पहली चीज बेसिक्स ऑफ सेल्स टैक्स में पहली बात, सेल्स टैक्स का टैक्स पीरियड आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। अकाउंटिंग पीरियड, फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये एक पीरियड होता है जिसमें इनकम को अकाउंट फॉर करते हैं। मैंने कमाया 10 करोड़, तो आप कहेंगे सर ड्यूरेशन क्या था? मैं कहूंगा 25 साल। आप कहेंगे सर क्या कमाया आपने? 25 साल में कमाया तो क्या कर दिया? 10 करोड़।
1 साल। सर हमें भी तो रास्ता बताएं, हैं? तो पीरियड क्या होगा? जैसे हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो एनुअल टैक्स है वो, वहां टैक्स पीरियड टैक्स ईयर है, यहां टैक्स पीरियड लिखो अ मंथ, मंथ मंथ, एवरी मंथ। इसका मतलब है कि सेल्स टैक्स में 1 मंथ मंथली टैक्स है ये, ठीक है। एक वो मंथली होता है जो भाई लेते हैं, ये दूसरा मंथली है, ये सरकार लेती है, अ मंथ। तो हमें एवरी मंथ सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एवरी मंथ से करंट मंथ कौन सा है? सितंबर। स्टार्ट कब हुआ था? 1 से एंड कब होगा? 20 पे। ये कौन सा सितंबर है तेरा? अच्छा 30 पे। अब जो सेल सुनो, अभी मैं सेल वर्ड बोल रहा हूं, जो सेल तुम करोगे इस 30 डेज में उस पे सेल्स टैक्स बनेगा, और उस सेल्स टैक्स को कैलकुलेशन कैसे होगी अभी तो कहानी आएगी ना, हमें पे करना होता है। तो वी हैव टू कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। क्या? सेल्स टैक्स लायबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, क्या हमें पे करनी पड़ती है। मैंने सेल की 100 रुपए की, और सेल्स टैक्स का रेट है 17%। कितने परसेंट? 17%। और सेल वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। टैक्स बताओ कितना होगा? 17 रुपए। हम इनवॉइस करेंगे 100 रुपए प्लस 17 रुपए, 117 रुपए लेके गवर्नमेंट को दे देंगे। मगर कैलकुलेशन हर रोज करेंगे, ट्रांजैक्शन हर ट्रांजैक्शन पे करेंगे, या मंथली करेंगे? ये है लेसन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। सेल्स टैक्स कौन सा टैक्स है बेटा? मंथली टैक्स है, मंथली टैक्स है, एवरी मंथ। तो जो एडवाइजर बनना चाहे सुन ले, क्लाइंट साल में कितनी दफा आएगा? कितनी फी चार्ज करेंगे हम? 12 दफा। गुड न्यूज। तो तुम कहो कि सर ये फिर मतलब वीकली क्यों नहीं बनता? फिर तो वीकली होना चाहिए ना। नहीं, वीकली फिर ज्यादा हो जाएगा। तो ये पहली बात क्या है बेटा? इसका पीरियड क्या है? ओके गुड। सेकंड, नेक्स्ट पे आओ बेटा, पॉइंट नंबर 2। बेसिक्स पहले बनाऊंगा, ये ना ईंटें रख रहा हूं बेटा, तुम्हारी बिल्डिंग बनाऊंगा। नंबर 2, बिल्डिंग बोला है, कबर नहीं बोला, ठीक है? बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब कामयाबी की बिल्डिंग। अच्छा बच्चा, तो पहली चीज क्या थी? मंथली टैक्स है, करेक्ट। सेकंड पॉइंट, सेल्स टैक्स की ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट, इसका मतलब है ड्यू डेट। ड्यू डेट कुछ तो करना पड़ेगा ना इससे। फी पेमेंट की ड्यू डेट क्या है बेटा? आईकिप फॉर्म जमा करने की ड्यू डेट क्या थी, और तुमने कब जमा कराया? मुझे पता है, पाकिस्तानी कौम हो, आखिरी दिन, आखिरी दिन ऐसा ही होता है, टैक्स में भी ऐसा होता है, सब आखिरी दिन आते हैं बेटा। अब क्या है? ड्यू डेट। सुन लो, ड्यू डेट किसकी? पेमेंट की। क्योंकि एफबीआर बोलता है टैक्स लगाया है तो पे तो करोगे ना, क्योंकि एफबीआर तो बोलता है मैंने नोट विखा तो मेरा मूड बने, ठीक है? मैं एफबीआर वाला हूं। ओके, तो क्या है? पेमेंट की ड्यू डेट। और भाई पेमेंट तो पेमेंट बनी कैसे? उतनी पेमेंट बनी कैसे? कैलकुलेशन हुई होगी ना। तो दूसरा कहलाता है रिपोर्टिंग, क्योंकि हमें जुल्म ये है कि हम इनकम अपनी बीवी को नहीं बताते, एफबीआर कहता है बतानी पड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, हर मंथ की सेल बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हम अगर एफबीआर को जाके कहें आंखें बंद कर लो, ये ले पैसे, हो गया, आंखें खोल के पैसे लूंगा, मुझे तो तुम्हारी टोटल सेल पे टैक्स लेना है, और मैं नहीं बताता सेल। क्यों बताऊं आपको? अच्छा इधर आ, जेल में जा, तुम्हारा जी वो बिजनेस बंद। मतलब इसका मतलब है हमें बाय लॉ बीवी को नहीं बताना। और सच्ची बता रहा हूं, ये भी बड़े टिप्स दूंगा बेटा, बड़े खुश जिंदगी गुजारोगे आप, ऐसे टिप्स बताऊंगा, ठीक है? हमेशा जितना कमाओ, उसूल क्या है?
उसूल क्या है? बीवी और एफबीआर को एक जैसा समझो, दोनों को असल इनकम का 40% बताओ, असल इनकम का 40। मैंने इतनी बड़ी संगीन गलती कर दी एक दफा, उसके बाद मुझे अकल आ गई। मुझे कभी कोई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप ने मजदूर, एक मतलब जैसे कहते हैं ना, अंदर में मजदूर डाल दिया, बेटा मेहनत करना, चोरी नहीं करना, एक बिहार में जा रहा है, हराम नहीं खाना, मेहनत करना। तो मजदूर अंदर गए, मेहनत करते हैं, एक बिहार की नौकरी में भी मेहनत करते हैं, तो मुझे बोनस मिला, अच्छा खासा अमाउंट था। मैं एक्साइटमेंट में बीवी को बता दिया, वो दिन और बोनस का दिन गया। फिर मुझे होश आया कि यार मुझे 2 चेक बनवाने चाहिए थे, दो है ना, एक घर, ये नहीं बोनस मिल गया, शाबाश, शाबाशी दें, मेहनती, और दूसरा अपने अकाउंट में। पता है क्या हुआ? वो सारा का सारा एक अकाउंट से निकला, वाइफ अकाउंट में चला। उसने कहा अच्छा वाह जबरदस्त, मेरे अकाउंट में डाल दें। अब बैंक से फोन आया, सच्ची बता रहा हूं, बैंक से फोन आया, आई एम टेलिंग यू ट्रू स्टोरी, एवरी सिंगल थिंग ट्रू। बैंक ने कहा, उनको नहीं पता था मैं टैक्स ऑफिसर हूं, तारिक साहब बात कर रहे हैं, तारिक साहब आपके अकाउंट से इतने पैसे जा रहे हैं, देवर इन मिलियंस रुपीज पर, इन मिलियंस, इतने पैसे जा रहे हैं, इस अकाउंट में जा रहे हैं, बताइए किसका अकाउंट है? मेरी वाइफ का नाम साइमा है, साइमा तारिक के अकाउंट में जा रहे हैं, कौन है? मैंने कहा उसके नाम के पीछे क्या लिखा है? तारिक। वो तारिक मैं ही हूं। दीजिए यार। अच्छा 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 सर, फिर वो ऐसे थोड़ी पैसे होते हैं आजकल, तो आपको बताए ना जी, वो स्टेट बैंक की पाबंदी है, केवाईसी करना पड़ेगा, नो योर कस्टमर। आप क्या है? हस्बैंड, लिख लिया हस्बैंड। अच्छा पैसे क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा यार डाका डल रहा है यार, छीने जा रहे हैं, देना कौन चाहता है? फिर उसके मैं कहा सवाल क्यों कर रहे हो तुम, एक तो पहले ही मैं दुखी इंसान, ऊपर से तुम मुझे और। उसने कहा छेड़ो यार, उसने कहा नहीं सर वो केवाईसी। मैंने कहा यार छोड़ केवाईसी को, मैं खुद टैक्स ऑफिसर हूं। अरे सर छोड़ देना, फिर आप बताएं ना क्या लिखूं, आप बताएं क्या लिखूं, आप टैक्स वाले हैं, टैक्स कमिश्नर है, लिखें। मैंने कहा लिखो गिफ्ट ऑब्लिक लोन ऑब्लिक ईटीसी। सर क्यों? मैंने कहा तुमने कहा ना टैक्स वाला है, तो हर सिचुएशन का सोच रहा हूं ना, आगे चल के क्या बताना पड़े किसी को, ठीक है? तो बात यह है कि ऐसे भी बहुत सारी चीजें सीखोगे जो रियल लाइफ की हैं, खुश जिंदगी गुजारोगे। पेमेंट एंड रिपोर्टिंग, एफबीआर हमसे रिपोर्टिंग करवाएगा। अब सुनो, जिस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, हर महीने फॉर्म बनाएंगे, लिखेंगे ना कुछ, सेल इतनी, परचेज इतनी गुड्स वापस हुई, इतना मेरा वेस्टेज, ये सब कुछ लिखेंगे ना, और इतना मेरा टैक्स, कैलकुलेशन तो करोगे ना। वो जिस फॉर्म पे करते हैं उसे कहते हैं रिटर्न। क्या कहते हैं उसको? सेल्स टैक्स रिटर्न। वी हैव टू फाइल अ रिटर्न। वी हैव टू फाइल व्हाट? रिटर्न इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। इट इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। लिख लो ऑनलाइन वालों, लिख लो। ऑनलाइन वाले आवाज सही आ रही है भाई? शाहजमान, इकरा, फुरकान, आवाज सही आ रही बेटा? लिख लो। व्हाट इज अ रिटर्न? टॉक टू मी। व्हाट इज अ रिटर्न? रिटर्न इज अ प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब बाय एफबीआर। एफबीआर ने हम पे नहीं छोड़ा कि जी अपनी कॉपी से पेज फाड़ना, उस पे लिखना तारीख चुनियो और सेल्स लेके हमें फॉर्म दे देना। कहता है नहीं नहीं तुम पे एतबार नहीं है, हमारे फॉर्म पे फिल करोगे। और आजकल तो वो डिजिटल है, ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है, राइट? अब सुने, ड्यू डेट किसकी बेटा? पेमेंट की। और अब ये नहीं, अब आगे बढ़ो, आगे किसकी बेटा? किसकी? फाइलिंग ऑफ रिटर्न की। किसकी ड्यू डेट? हम रिपोर्टिंग कैसे करते हैं? बाय फाइलिंग ए रिटर्न। डिजिटल ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर देते हैं। पहले मैनुअल होता था, एफबीआर ऑफिस जाना पड़ता था, टप्पे लगवाने पड़ते थे। अब जरूरत ही नहीं, अपना लॉगिन करो, रिटर्न फाइल कर दो। तो एवरी मंथ वी हैव टू फाइल अ रिटर्न। एवरी मंथ वी हैव टू फाइल अ रिटर्न। और रिटर्न में जितना टैक्स, अब रिटर्न इसको क्यों बोलते हैं ये भी सुन लो। पहले ये रिटर्न पुराना नाम है,
अर्ली 1920s का या उससे भी पहले। असल में उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस से ना हुकूमतें खुद रिटर्न का फॉर्म प्रिंट करती थी, उसके ऊपर लिखा होता था फॉर्म का कोड, जैसे IT008, ITR 009, ऐसे उसके कोड्स होते थे। फॉर्म नंबर IT ऐसे लिखा होता था, टाइटल फॉर्म नंबर IT, फॉर्म नंबर ST, ये नाम लिखे होते थे। और उस फॉर्म को सारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के घरों में भेजा जाता था, एड्रेस पे भेजा जाता था। और वो लोग क्या करते थे, पेन उठाते थे, फिल करके फिर क्या करते थे, वापस भेजते थे। तो नाम क्या पड़ गया, रिटर्न। दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिटर्न, क्योंकि ये वो फॉर्म है जो हुकूमत घर पे भेजती थी और हम लोग उसे फिर वापस करते थे। तो इसीलिए इसका नाम रिटर्न है। सेल्स टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जिसपे हम कैलकुलेशन करते हैं। एवरी मंथ हम इसको फाइल करते हैं जिस टैक्स पीरियड क्या था बेटा, मंथ एंड होगा, उसके बाद ड्यू डेट आएगी। हमने मंथ ऊपर कौन सा लिया है, सितंबर, तो सितंबर के बाद क्या आता है, नेक्स्ट मंथ की 18th पे ये फाइल करना होता है। 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 18th ऑफ क्या बेटा, नेक्स्ट मंथ। ड्यू डेट किसकी है, ये किसकी है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न की। ये चीजें याद होंगी कि नहीं होंगी। सेरिश, व्हाई डू वी कॉल इट रिटर्न, नाम पड़ गया है, तुम्हें सेरिश क्यों बोलते हैं, हमारा भी नाम है, इसका भी नाम है, ये ऑफिशियल नाम पड़ गया उसका। उसके बाद सुन लो, हमने रिटर्न में कैलकुलेशन की, मेरे पे टैक्स बना सेल्स टैक्स 25,000, तो गवर्नमेंट को 25,000 जमा भी तो करूंगा ना। जाऊंगा बैंक को कहूंगा FPR के फला अकाउंट में 25,000 रुपए शामिल करो, वहां से मुझे कोई नंबर मिलेगा, पेमेंट रिसीट नंबर, वो आऊंगा, अपने फॉर्म को फिल करूंगा और वो फॉर्म फाइल हो जाएगा। तो पेमेंट भी करनी पड़ेगी। अब सुनो, पेमेंट की ड्यू डेट क्या है, 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब ये कैसे हो सकता है, ये तो खुला तेजाब है भाई, पेमेंट पहले करो रिटर्न बाद में, ये कैसे हो सकता है, हो सकता है। असल में ड्यू डेट बेटा दोनों कामों की, रिटर्न फाइल करने की भी और पेमेंट की भी 15 ही है, 15 ही थी, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ही थी, नेक्स्ट मंथ। मगर बेटा हुआ क्या, 15 तारीख ड्यू डेट दोनों की एक ही थी, एक रिटर्न भी 15 पे फाइल होगा, पेमेंट भी 15 पे होगी। मगर जब रिटर्न मैन्युअल था, फिजिकल फॉर्म में आके जमा करते थे हम, मगर रिटर्न जब डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो हुआ क्या, हुआ ये कि सारे पाकिस्तानी 15 तारीख पे बिस्मिल्लाह पढ़ के लॉगिन हुए, और जैसे ही वो लॉगिन हुए तो आईकेप की वेबसाइट की तरह FBR की वेबसाइट भी बैठ गई। अब रिटर्न फाइल ही नहीं हुआ। अब सारे लोगों ने कहा चलो कल करेंगे, फिर कल भी सब एक वक्त में लॉगिन करते हैं, 3-4 दिन तो लग ही जाते थे। और मेरे जैसा टैक्स वाला पीछे बैठा था, देख रहा है, जैसे सिपाही नहीं होता रास्ते में खड़ा होता है, छुप के खड़ा होता है, ट्रैफिक वाला, सिग्नल तोड़ तो पकड़ूं, अरे यार सामने खड़ा हो जा, नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ तो पकड़ लूं ना, मेरा काम कैसे होगा। तो टैक्स वाले भी छुप के बैठे होते थे, इसको रिटर्न सिर्फ देर से आने दे ताकि पेनल्टी लगाऊं, जैसे ही 1 दिन का देर हो गया पेनल्टी। बंदा कहे मेरा क्या कसूर, वेबसाइट किसकी, तुम्हारी FBR की, मैं तो बैठा था ना, मैं तो ट्राई कर रहा हूं, तुम्हारी वेबसाइट ही जब मेरा रिटर्न नहीं एक्सेप्ट करी तो मेरा क्या कसूर। FBR ने कहा ना 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 पेनल्टी लगेगी। वो चले गए कोर्ट्स में, कोर्ट्स ने कहा यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, सिटीजन्स के साथ इंसाफ तो करो, या तो वेबसाइट ठीक करो या इनको थोड़ा टाइम दे दो। FBR ने कहा अच्छा वेबसाइट तो हम ठीक नहीं करते, टाइम ही दे दो। तो ड्यू डेट क्या होगी, 3 दिन और,
इसका मतलब है 15 तारीख तक रिटर्न बना लो, ताकि पेमेंट पता चल जाए, उसे पेमेंट कर लो, फिर अपलोड कब करोगे? 18 तक। आई बात समझ? चलो बेटा रिपीट करो। फर्स्ट पॉइंट क्या था? क्या है टैक्स पीरियड? एवरेज। ड्यू डेट क्या है? किसकी? पेमेंट की। बताओ। फाइलिंग ऑफ रिटर्न की। शाबाश, अच्छे बच्चे। नेक्स्ट नंबर 3, 18 तक कर सकते हैं और तुम्हें किसी ने नहीं रोका कि मंथ के अगले 2 दिन में भी फाइल कर सकते हो। अच्छा जी, अब आ जाओ नंबर 3, सुन लो। सेल्स टैक्स मंथली टैक्स है, मंथ का होगा, राइट? फाइलिंग ऑफ रिटर्न का मतलब है जाजिल, जाजिल नाम है बेटा, करेक्ट बोल रहा हूं, जाजिल। फाइलिंग ऑफ रिटर्न का मतलब है आईकेएफ का फॉर्म जमा करना, बस। जैसे आईकेएफ का तुम फॉर्म जमा करते हो ना, ऐसे एफबीआर के पास फॉर्म जमा करना। उसमें तुमने क्या बताना है? मैंने कितनी सेल की। 6 मंथ्स वाली बात दोबारा अभी नहीं, बुशरा रुको, थोड़ा सा आगे बढ़ो, मेरे कुछ पॉइंट्स को कवर करो, फिर मैं सारे तुम्हारे पॉइंट्स कवर करूंगा। सुनो, नंबर 3 क्या है? रेट पहले ही बता चुका हूं, कितना परसेंट टैक्स रेट? टैक्स रेट। अब इसके साथ ये है 17%। कुछ और बातें आएंगी वक्त के साथ, थोड़ी थोड़ी करके ना हम बढ़ेंगे ना, तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। 17% किस वैल्यू का, वो बाद में बात होगी। इसमें सेल वैल्यू, तो हम देख लेंगे सेल वैल्यू क्या होगा। अब आती है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और वो है ये नंबर 4, सेल्स टैक्स कंजप्शन टैक्स है। कौन सा टैक्स है बेटा? कंजप्शन, कंजप्शन टैक्स है। अब यहां मेरी बात तवज्जो से सुनना। सेल्स टैक्स कंजप्शन टैक्स है, इसका मतलब क्या है? जब हुकूमत, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस तरह हर गवर्नमेंट है ना, उसकी रियासत के पास 2 ऐसी पावर्स हैं। बिलाल रुको बेटा, बुक को छोड़ो यार, मैं खुद बुक हूं यार, मेरी बात सुनो, लिखो। पहला लफ्ज कुरान का क्या है? इकरा। और आगे चल के क्या बताया है कि जी अल्लाह ने इल्म कैसे सिखाया? बिल कलम, लिखने से। इस जनरेशन का सबसे बड़ा मसला क्या है? लिखना ही छोड़ दिया, क्योंकि एसएमएस ही इतने किए, व्हाट्सएप, पिक्चर भेजो यार। कमाल के बच्चे हो, ऐसी कमाल की जनरेशन है। मैं किताब लिखूंगा तुम पे, जो तुम लोगों ने जुल्म किए ना हम पे, टीचर्स पे, मैं किताब लिखूंगा। मैं सच्ची बता रहा हूं, एक चैप्टर जरूर तुम सीए के बच्चों पे होगा, उसमें मैं लिखूंगा कि इन्होंने खून पिया है कैसे। अब एक सवाल का पूरा सवाल है ना, पूरा, उसकी पिक्चर लेते हैं, भेजते हैं, सर प्लीज एक्सप्लेन। उस वक्त पहला रिएक्शन क्या होता है? दीवार किधर है, दीवार किधर है, एक्सप्लेन व्हाट, एक्सप्लेन व्हाट। फिर मैंने थोड़ा सा ना, मतलब आदाब अदब वाला बंदा हूं, बच्चे को कभी नहीं डांटा, यकीन करो। हालांकि दिल करता है उस पे बम फेंको, उसको टैंक में बांध के इंडिया भेज दूं, मगर गुस्सा नहीं करता, पी जाता हूं। अब मैं बच्चे से कहता हूं, बेटा प्लीज आदाब से, बेटा मार्क तो करो वो एरिया। वो एक छोटा सा नुक्ता नहीं होता, जैसे बच्चों से चीज मांगो तो छोटी सी देते हैं, छोटी सी, जो हाथ में भी नहीं आती उनके, वो छोटा सा नुक्ता लगाएगा, कर से सर दिस वन, तो मैं देख रहा होता विच वन, वो नुक्ता ढूंढो, ठीक है। तो तुम लोगों के जुल्म में होते रहेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे कि हम बाकी जगह, हमें सीखना पड़ेगा। आपसे ज्यादा बड़ा दिल हमारा है, हमें काम करना पड़ेगा ताकि तुम लोगों का फ्यूचर हो। बेटा हमने फ्यूचर बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्यूचर बना लिया, आप बच्चों की दुआओं से। अल्लाह ने जितनी इज्जत दी है, जितनी अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है, जितने सजदे कम है, कुछ कर ही नहीं सकते ना, अल्लाह ने इतनी बेटा। तो अब क्या है? कंजप्शन टैक्स। कंजप्शन टैक्स, अब सुने मेरी बात, क्या है कंजप्शन टैक्स? कोई भी टैक्स जब स्टेट लगाती है तो स्टेट के पास 2 ऐसी पावर हैं जो स्टेट कभी नहीं छोड़ती, एक पावर टू किल एंड एक पावर टू टैक्स।
पावर टू किल एंड पावर टू टेक्स स्टेट ने अपने पास रखा हुआ है। ये दोनों चीजें स्टेट के पास है, किसी और के पास नहीं है। पावर टू किल, सजाए मौत देना, कोई और किसी बंदे को मार दे तो उस बंदे को कहते हैं कि तुमने क्राइम किया, मगर जब खुद सजाए मौत देते, यानी हलाल तरीका किसी की जान लेने का, जायज तरीका, वो स्टेट के पास ही है, किसी और के पास नहीं है। और पावर टू टैक्स, तो स्टेट फैसला करेगी ना कि टैक्स लगाऊं तो किस पे लगाऊं। अब सुनो, किस चीज पे टैक्स तुम्हारे हिसाब से लग चुका है। बेटा बहुत टाइम मिलेगा आपको, सब्र रखना, सवालों का टाइम मिलेगा। ऑनलाइन वाले बेटा मैं आखिर में तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा, टेंशन नहीं लो। मुझे बताओ अब तक किस पे टैक्स लग चुका होगा। तुमने टैक्स सुने हैं ना? नहीं, अभी हमने जिस टैक्स का नाम पढ़ा किस पे होगा? सेल पे। दूसरा नाम क्या पढ़ा? इनकम टैक्स। किस पे होगा? होगा। अब जब हम कहते हैं ना टैक्स किस पे लगा, जिस चीज को टैक्स किया जाए, टैक्स किसे किया जा सकता है? स्टेट की मर्जी। स्टेट की मर्जी। स्टेट चाहे तो किसी दौर में, पास्ट में, यूके में वर्ल्ड वॉर हो रही थी, यूके को टैक्स चाहिए था, उन्होंने कहा टैक्स ले लो, लोगों से पैसे लो ताकि हम हथियार बना के हिटलर से लड़ सकें। उन्होंने कहा टैक्सेस तो इतने लगे हुए, क्या लगाएं? उन्होंने कहा विंडो टैक्स लगा दो, जिसमें जितनी घर में खिड़कियां उतनी टैक्सेस। लोगों ने विंडोज बंद कर दी, कहते हैं हवा ऊपर से आई, बंद करो विंडो। सीरियसली बता रहा हूं, पेट पालते थे ना बिल्लियां, तो एक टैक्स आ गया इन पे, लोगों ने कुत्ते पालना शुरू कर दिए। फिर एक टैक्स आया सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट। अब लोगों ने क्या करें, अब तो मटी नहीं डाल सकते ना, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज को टैक्स किया जा सकता है, वो स्टेट की मर्जी। इट कैन बी अ गुड टैक्स एंड इट कैन बी अ बैड टैक्स। गुड और बैड हो सकता है। हम बोल सकते हैं गलत है, क्या किया तूने, उसकी मर्जी, क्योंकि स्टेट के पास कौन सी पावर है? पावर टू टैक्स एंड पावर टू किल। तो पावर टू टैक्स उसकी मर्जी। तो स्टेट ने डिसाइड करना है कि टैक्स किसे करूं। सुन लो, जिस चीज को टैक्स किया जाता है उसे कहते हैं टैक्स बेस। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? टैक्स बेस। जिस चीज को टैक्स किया जाएगा उसे कहा जाएगा बेस। बेस, टैक्स बेस। और फिर उस टैक्स बेस की कोई वैल्यू भी नहीं बताएगा और फिर उसका कोई रेट भी बताएगा। जब तक ये तीन चीजें ना हो टैक्स नहीं लग सकता। अभी मैं साबित करूंगा आपको। तो मैं आपसे पूछता हूं, सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना, और जो गलत जवाब दे साथ वाला दे उसको कान कहने, ठीक है? ये मेरी इजाजत है, आपस में फैसले करना मेरी तरफ से इजाजत है। और ऑनलाइन वाले अम्मा को बोलो झाड़ू लेके खड़ी हो जाए, पीछे से ना समझ आए मार इसको, ठीक है बेटा? सुन लो, टैक्स बेस। तुमसे पूछता हूं, गलत जवाब सोच समझ के जवाब दे रहा। मुझे जल्दी नहीं चाहिए, मुझे करेक्ट जवाब चाहिए, क्योंकि टैक्स में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है एक्यूरेसी का। यू कैन हैव ऑल योर टाइम, पर जवाब करेक्ट होना चाहिए। सेल्स टैक्स का टैक्स बेस क्या है? सेल्स टैक्स का टैक्स बेस क्या है? गलत। कंजप्शन। कंजप्शन असल बेस कंजप्शन है। यार टाइटल लिखा है, कमाल करते हो ना तुम लोग भी, चीटिंग भी नहीं कर सकते। कंजप्शन टैक्स है, लिख के बता रहा हूं। इसका मतलब असल में टैक्स किस पे लगाना चाहता है? कंजप्शन पे लगाना चाहता है। देखो भाई ये चीज, देखो भाई, देखो ये, देखो एक मेरी इलस्ट्रेशन, इसको हटाना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बेटा नजर आ रहे हैं? ऑनलाइन वाले बेटा किसी तरह नजर आ रही, जल्दी जल्दी बताओ। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, कितने पॉइंट्स लिखे थे तुमने? 4। पहला पॉइंट कौन सा था? दूसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? चौथा कौन सा था? पहले 5वां लिखो तो मैं आगे बात करूंगा। 5वां लिखो, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अभी एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी। इनडायरेक्ट, सैयद अब्दुल रहमान, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, ये कितने नंबर हो गए बेटा? सीरियल नंबर कितने? 5। अब लिखो नंबर 6, गुड्स
वर्सेस सर्विसेज, गुड्स वर्सेस सर्विसेज। हमारे मुल्क में सेल्स टैक्स है दो, एक सेल्स टैक्स वो जो गुड्स पे है और दूसरा सेल्स टैक्स वो जो सर्विसेज पे। हमारे मुल्क में फेडरेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो सेल्स टैक्स लगाता है वो गुड्स पे लगाता है और वही आपके कोर्स में है, और जो सेल्स टैक्स सर्विसेज पे है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो हम जब सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं तो कौन से सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं? गुड्स वाली, याद रखना। अब वापस आ जाओ इस स्लाइड पे, तो मैंने 5 लिखवाए, सारे बताऊंगा, इनडायरेक्ट टैक्स भी बताऊंगा, कंजप्शन भी बताऊंगा, ये उसी के लिए आई है स्लाइड। सबसे पहले मुझे बात बताओ, गुड्स कहां बनती है? फैक्ट्री में। कोई तो बनाएगा ना गुड्स को, या इंपोर्ट होगी मुल्क में आने के लिए, या फिर क्या होगा, मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। मैंने अभी आपसे बताया कि सेल्स टैक्स की नेचर क्या है, सेल्स टैक्स का अल्टीमेट बेस क्या है? कंजप्शन। कंजप्शन कौन करता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कहां रहता है? घरों में, आप और हम। अब हकीकत में ये टैक्स आम लोगों पे, सब पे टैक्स है। हम जब कोई भी चीज कंज्यूम करेंगे उस पे टैक्स है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सरकार का वो इदारा बताओ, वो इदारा जो टैक्स कलेक्ट करता है, एफबीआर। तो एफबीआर में मेरे जैसे जो टैक्स अफसरान हैं, इनको ये टैक्स कलेक्ट करना है। कौन सा टैक्स कलेक्ट करना है? सेल्स टैक्स। किस पे है ये? अब बताओ हम कंजप्शन कैसे मालूम करें? नॉक नॉक नॉक, कौन? तारिक तुन्यू। कौन है जी तारिक तुन्यू? भाई कमिश्नर आया है। अच्छा सर क्यों आए आप? कंजप्शन पूछनी है, क्या करते हो? सर वो 2 सिगरेट पीते हैं और अफ्यूम जो होता है साथ पड़ा होता है, ये कंजप्शन है हमारे, और बोतल भी पड़ी रहती है वो। नहीं नहीं, ये कंजप्शन नहीं पूछ रहा। बताएं चीजें क्या क्या कंज्यूम, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितनी होती है। अब मुझे बता, या गाड़ियां गुजर रही हो, मैं किसी सिपाही के साथ खड़ा हूं, सर आप, हाँ कंजप्शन चेक कर रहा हूं। या वो जो शॉप्स होती हैं, निकलते ही एक टैक्स वाला खड़ा, क्या लेके जा रहे हो, क्या करोगे इसका? तो कंजप्शन कैसे मालूम होगी भाई एफबीआर को? अगर टैक्स कंजप्शन पे है तो कंजप्शन के पॉइंट पे खड़े होकर इस टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकते। अब मजबूरी ये है कि कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा हैं, या तो एफबीआर क्या करे, एक फौज रखे, इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, फोन टेप हो रहे हों, ठीक है, वायरस डाले जा रहे हो मोबाइल फोन में, कौन क्या कंजप्शन करता है मालूम कर लो, टैक्स लगना चाहिए इन पे। तो इतने लंबी कहानी करने की जरूरत क्या है? क्या कंज्यूम करते हैं लोग? गुड्स। उससे पूछ लो जो बनाता है, उससे पूछ लो जो मुल्क में लाता है। करोड़ कोट, इसका मतलब टैक्स है एंड कंज्यूमर पे, गवर्नमेंट कलेक्ट उससे नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट उसे कलेक्ट कर ही नहीं सकती जब तक एफबीआर में मेरे जैसे लोग हैं ना, नालायक, नहीं कर सकती कलेक्ट। तो कहां से कंजप्शन वेरीफाई करोगे? तो क्या कहा? सप्लाई चेन। सप्लाई चेन, गुड्स का एक सप्लाई चेन होता है। अगर टैक्स गुड्स पे है और कंज्यूमर में देना है तो पॉइंट ऑफ चार्ज थोड़ा सा ऊपर कर लो। अब आ जाओ, कंज्यूमर कहां से परचेज करता है भाई? मार्केट। मार्केट में कौन होते हैं? मार्केट में 2 किस्म के लोग होंगे ना, एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरा बोलो रिटेलर। आमतौर पे हम या तो रिटेलर से जाके लेंगे या किसी डीलर से ले रहे होते हैं। भाई रिटेलर के पास में जाता हूं, चीजें परचेज करता हूं। अब सोचो, एफबीआर कंज्यूमर को तो नहीं पकड़ सकता, रिटेलर को तो पकड़ सकता है ना। रिटेलर को कह सकता है कि जो बेचोगे ना लिखोगे। रिटेलर कहता है सर क्या करना है? लिखोगे। मुझे लिखना ही नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूं। अच्छा, और रिटेलर की नंबर कितनी है? अगेन ह्यूज। तो एफबीआर के लिए रिटेल पॉइंट पे टैक्स लगाना भी मुश्किल। एफबीआर ने कहा अच्छा थोड़ा और ऊपर चढ़ जाओ और पीछे आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर्स।
डिस्ट्रीब्यूटर से कह सकते हैं। फिर पता चला यार वो भी तो बहुत है, अब क्या करें बोलो। ये पॉइंट है असल जिसमें कंज्यूमर गुड्स परचेज करके कंजप्शन कर रहा है। अब ये देखो रिटेल प्राइस अगर कितनी हो 2 लाख रुपए, किसी एक इलस्ट्रेशन को ले लेते हैं 2 लाख रुपए की हमारी रिटेल प्राइस थी, टैक्स का रेट क्या है, टैक्स कितना बना। अब ये किसने देना है, एंड कंज्यूमर। क्यों एंड कंज्यूमर दे, मैं नहीं देता टैक्स यार, वो कहेगा जा तुम्हें गुड्स नहीं देता, ठीक है ना, मैं नहीं देता तुम्हें ये जो चीजें लेके जा रहे हो वापस कर, टैक्स तो तुम नहीं देना है। मुझे बताओ एंड कंज्यूमर ने क्यों टैक्स देना है। यार टैक्स ही कंजप्शन को करना चाहता है तो इसीलिए उसी ने देना है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये टैक्स कंज्यूमर से कलेक्ट करना मुश्किल, रिटेलर से कलेक्ट करना मुश्किल, डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट करना मुश्किल, मगर मैन्युफैक्चरर से कलेक्ट करना आसान, क्योंकि नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। तो इसीलिए मैं रास्ते पे नहीं पाया जाता, कभी नॉक नॉक आपके पास नहीं करूंगा, फैक्ट्रीज में नॉक नॉक करता हूं। हाँ फैक्ट्रीज में करता हूं, कभी कभी ऐसा होता है, अभी तो फिर सीनियर हो गए, कमिश्नर बन गए। जब वो नए आए थे ना, नए आए हो सोनिया, असिस्टेंट कमिश्नर थे, तो जज्बात में आके ऐसे ही चले जाते थे भाई, चले गए एक फैक्ट्री, नकली फोन करते थे लोगों को, नकली फोन, ताकि प्राइस पता चले कि प्राइस कितनी है। चले गए जी मैंने बिजनेस शुरू करना है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, कितने में बेचोगे। अब उसको पता नहीं टैक्स वाला है आगे, आगे दिन आ जा बेटा रुक देना, ऐसे भी टैक्स कलेक्ट नहीं होता ना बेटा। तो बात यह है कि फैक्ट्री वाले से टैक्स कलेक्ट करना आसान है अगर वो चीज जो एंड पे कंजप्शन हो रही है 2 लाख रुपए की मार्केट में बिक रही है, बनाने वाला कौन, मैन्युफैक्चरर, बनाने वाला कौन, मैन्युफैक्चरर, और वो मैन्युफैक्चरर कितने की बेच रहा है। अब आ गया मसला, मसला यह है कि मैन्युफैक्चरर ने कितने का बेचा, 1.20। एक्स फैक्ट्री का मतलब है जो उसने खुद बेचा, फैक्ट्री से जब उसने बेचा तो 1.20 का है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, बोलो सेलिंग प्राइस क्या है, 1.20, और रिटेल प्राइस क्या है, 2 लाख। टैक्स किस पे, कंज्यूमर पे, वो कितने का खरीद रहा है, तो टैक्स क्या होना चाहिए। ये देखो बेटा, इसका मतलब है, अब आपने लिखनी है चीजें, फिर मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। आप एक मेथड, मैंने क्यों कहा था 4th क्लास में प्रैक्टिकल कराऊंगा, क्योंकि चीजें हो चुकी हैं, तो आपको ना आराम से मैं सिखा चुका हूं, एक मेथड पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को। लिखो एक चीज, चंद पॉइंट्स लिखो बेटा, एक चीज लिखवाऊंगा, लिखोगे तो सीखोगे, लिखोगे तो सीखोगे बेटा। ये था नंबर 4। नंबर 4 क्या था, नंबरिंग क्या थी, नंबर 4। नंबर 5 ये भी एक्सप्लेन होंगी, इनडायरेक्ट टैक्स। और नंबर 6 सेल्स टैक्स किस पे, गुड्स वर्सेस सर्विसेज। अच्छा जी, गुड्स पे टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और सर्विसेज पे कौन, प्रोविंसेस, एक में फेडरल गवर्नमेंट, एक में प्रोविंसेस, ठीक है। अब आ जाओ लिखो, इसको 6 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे ना, अब आ रहे नेक्स्ट पॉइंट। अब ये नंबर नहीं होगा, ये अलग टॉपिक हो गया, सेपरेट टॉपिक, वो बेसिक्स थे, अब पॉइंट दूसरा शुरू हो रहा है। अब इसका कोई टाइटल है जो मैं अभी नहीं लिखूंगा, टाइटल में बाद में पढ़ाने के बाद बताऊंगा इसका क्या टाइटल है, ये टाइटल की जगह छोड़ी हमने। अब लिखो, सेल्स टैक्स, हु इज लायबल टू पे, पर्सन लायबल टू पे, किसने वो टैक्स देना है, लिखो दो लोग लायबल टू पे है, मैन्युफैक्चरर, और दूसरा लिखो इंपोर्टर। क्यों भाई, ये दो मसले की जड़ तो यही है, एक बना रहा है एक इंपोर्ट कर रहा है। हु इज लायबल टू पे, मैन्युफैक्चरर। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये एक मेथड है टैक्स का, ये है सेल्स टैक्स का, सेल्स टैक्स मेथड, सेल्स टैक्स का मेथड नंबर 1। इसके 2 मेथड्स हैं, मेथड नंबर 1 पढ़ रहे हो, उसका कोई नाम भी है,
मगर पहले सीख लो तो फिर नाम रखेंगे उसका। नंबर 1, हु इज लायबल टू पे, बोलो, मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर। ओके। दूसरा, एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट, सेल्स टैक्स का रेट क्या है 17% ऑफ व्हाट वैल्यू, ऑफ व्हाट वैल्यू, ऑफ रिटेल प्राइस, ऑफ क्या बेटा, रिटेल प्राइस। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये कितनी चीजें लिखी आपने, 3, पहली क्या थी, हु इज लायबल टू पे, हु इज लायबल टू पे, बोलो, हु इज लायबल टू पे, मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर। रेट क्या होगा, कितनी वैल्यू का, सेलिंग प्राइस नहीं, रिटेल प्राइस। अब मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरर को रिटेल प्राइस कैसे पता चलेगी, मैन्युफैक्चरर को रिटेल प्राइस कैसे पता चलेगी, वो तो जी एंड पे बिक रहा है ना। ये तो एफबीआई ने अजीब तरीका निकाला, किस किस्म का कानून है, ये तो बेवकूफ है, कैसे उसने टैक्स बना दिया। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। रिटेल प्राइस मैन्युफैक्चरर को नहीं तो किसको पता होगी, वही तो फिक्स कर रहा है, वही तो उस पे पैकिंग पे लिख रहा है। क्या लिखता है, वैल्यू, क्या लिखता है, रिटेल प्राइस प्लस क्या लिखता है, जीएसटी। तो वैल्यू फिक्स करने वाला खुद मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर ही तो उसकी वैल्यू फिक्स करता है, तो रिटेल प्राइस तो उसी को पता होती है। तो मैंने अगर इसे 1.20 का बेचा तो मैं टैक्स गवर्नमेंट को 1.20 पे नहीं दूंगा, 2 लाख पे दूंगा। बताओ क्यों 2 लाख, रिटेल प्राइस पे टैक्स होता है। किस पे टैक्स होता है बेटा, मैन्युफैक्चरर रिटेल प्राइस फिक्स करता है, तो टैक्स रिटेल प्राइस को किया गया है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे एक कैलकुलेशन, वर्बल कैलकुलेशन करके दो, वर्बल, वर्बल नहीं तो लिख लो, तुम्हारी मर्जी, लिखो तो बेहतर है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं, पर केजी, पर किलोग्राम गुड्स बेच रहा हूं, ठीक है, पर किलोग्राम में गुड्स बेच रहा हूं, पर केजी मेरी प्राइस है 5,000 रुपए, 5,000 पर केजी पे मैं बेचता हूं, 5,000 पर केजी पे मैं गुड्स बेचता हूं, मैं हूं मैन्युफैक्चरर, 5,000 रुपए पर केजी, और मैंने 300 केजी बेचा, 5,000 रुपए पर केजी मेरी सेलिंग प्राइस है मैन्युफैक्चरर की। कितने केजी बेचे, सेल्स टैक्स बताओ, सेल्स टैक्स बताओ। अब देखता हूं कौन बताता है मुझे, उसका निशाना, उसका निशाना, उसको मारूंगा। हु सेड रिटेल, रेज योर हैंड, शाबाश, गुड जॉब। क्योंकि टैक्स में नहीं बता सकता जब तक कि आपको रिटेल प्राइस ना बताऊं। मैं कितने की बेचता हूं, पर केजी कितना, 5,000, रिटेल प्राइस 8,000 है। बताओ सेल्स टैक्स कितना देना पड़ेगा, रिटेल प्राइस 8,000 रुपए पर केजी है उसकी, मैं तो मैन्युफैक्चरर हूं ना यार, मैं तो 5,000 का बेचता हूं रिटेल। करो कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी, करो, करो भाई सेल्स टैक्स कैलकुलेट, मारूंगा। सेल्स टैक्स, यार पांडे जी कमाल करते हो यार, मैं थोड़ा सा पी लूं, एनर्जी ले लूं। सेल कितने केजी बताया था, 300। अच्छा जी, 300 केजी है, 8,000 से कितना बना, ठीक है। हाँ, इसका 17%, इस पे लगाओ 17%, 4 लाख,
एक सेकंड, 8,000 करेक्ट। तुम्हें बनाया है, वो उसके बाल बनाना की कोशिश किया। अच्छा बेटा देखिए, अगर हमने खुद बेचा कितने पे? 5,000 पे, मगर हमारी सेलिंग प्राइस, अब मैं आपसे दोबारा वो 3 सवाल पूछता हूं, सेल्स टैक्स किस पे है? हु इज लायबल टू पे? हु इज लायबल टू पे? ऑनलाइन वालों, हु इज लायबल टू पे? एट व्हाट रेट? ऑफ व्हाट वैल्यू? रिटेल प्राइस, ऑफ रिटेल प्राइस। अब सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर 4, 4। अब ये आपने तुक्का नहीं मारना, सुनना है मेरी बात। 4 पॉइंट्स ऑफ विच या व्हाट गुड्स, वो गुड्स कौन सी होंगे? ना 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 ना, अभी थोड़ा सा बस, ये मुझे बताना पड़ेगा वो गुड्स कौन सी हैं। पहले लिख लो, गुड्स लिस्टेड इन 3rd शेड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जो हमारा लॉ है, ये लिख लो तो मैं आगे बढ़ूं, तब तक ठंडी चाय पी लूं। लिख लिया? नहीं, क्यों भाई, स्लो हो क्या? साबुन स्लो है? लिखो जल्दी बढ़े, जल्दी लिख लिया, शाबाश। अच्छा जी, ये देखो सेल्स टैक्स एक्ट 1990, ये मैं एक सॉफ्ट कॉपी FBR की वेबसाइट से ला रहा हूं, आपने ये काम बहाल नहीं करना। ये मैं देखो बेटा, लॉ है ना, द बेस्ट वे टू स्टडी लॉ इज फ्रॉम द लॉ इटसेल्फ। तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा रेफरेंस पर्पस के लिए, ताकि आपको लॉ का भी अंदाजा हो। वो मेरा तरीका होगा, आपने नीड बेसिस पे यूज करना है। ये बेटा सेल्स टैक्स एक्ट है ऑनलाइन वालों, जो असल कानून है, और इस सारा कोर्स में नहीं है। गुड न्यूज इज सारा कोर्स नहीं है, होता भी तो इतना बड़ा नहीं है, हम आराम से इसको कवर कर सकते थे। ये इसका 3rd शेड्यूल है। अच्छा जी, ये इसका 3rd शेड्यूल है, और 3rd शेड्यूल में कोड्स लिस्टेड हैं। डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम देखो बस, ये कुछ कोड्स हैं, इससे हमारा वास्ता आ भी नहीं है, आज के दिन थोड़ी है, पहली शुरुआत है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन, गुड्स कौन सी लिस्टेड इन 3rd शेड्यूल, ये है 3rd शेड्यूल। नाउ यू आर नॉट इस लेवल पे, केफ 2 लेवल पे यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज द लिस्ट, क्योंकि एग्जामिनर कभी लिस्ट में जाता ही नहीं है, खुद बताता है 3rd शेड्यूल गुड्स, क्या कहते हैं, सप्लाई किया फलां चीज को विच इज लिस्टेड इन द 3rd शेड्यूल, खुद बोल देता है। तो इस लेवल पे हमें लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको उसका तरीका बताता हूं। इसमें मौजूद गुड्स को एक नजर देख लो, तुम्हारी फेवरेट चीज भी है, सुटा है? ये क्या है? कमाल करते हो यार, कहाँ रहते हो, चांद से कब वापस आए? उस्ताद को बोल रहे हैं क्या होता है सिगरेट, कमाल। अच्छा जी बेटा, शैम्पू, टूथपेस्ट जिंदगी का सबसे जरूरी चीज है। शेविंग क्रीम, परफ्यूम, पाउडर ड्रिंक्स, मिल्क, स्पाइसेस, शू पॉलिश। शू पॉलिश पे हमेशा चेरी ब्लॉसम याद आता है। सीमेंट। अच्छा, ज्यादातर देखें, ज्यादातर इसमें मौजूद चीजें, ज्यादातर, सारी नहीं, ये देखो इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है, ओमिशंस ज्यादा हैं। पहले किसी वक्त में चीजें थी, चेंज कर दी गई, खत्म कर दिया गया इस मेथड से, तो ओमिशंस बहुत सारी हैं। तो चंद एक चीजें हैं, अगर हम इस लिस्ट में जाएं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं
शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें देखें। अब सुनो सुनो सुनो, सुट्टा क्या होता है उस्ताद साहब? हाँ बेटा, मासूम बच्चे हो तुम, नहीं पता तुझे। अच्छा जी देखो, ये जो थर्ड शेड्यूल में लिस्ट है, इन सब में एक खुसूसियत है, ये सब पैकिंग में बिकने वाली चीजें होती हैं, ज्यादातर, सब नहीं, 99% इसमें जो चीजें हैं ना वो पैकिंग में बिकती हैं। पैकिंग 99 बोल, सारी नहीं आ सकती। अब सिगरेट पैकिंग में है, मोटरसाइकिल पैकिंग में कैसे है? मगर ज्यादातर चीजें इसमें जो लिस्ट वो थी जिसकी क्या है, पैकिंग। तो मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर को कहा गया है, एक प्रोसीजर फॉलो करोगे तुम। प्रोसीजर क्या होगा कि इन चीजों की पैकिंग, रेपर या जिस डिब्बे में तुम उसको बंद करके बेच रहे हो, उस पे लिखोगे, उस पे लिखोगे, पाबंदी है तुम पे मैन्युफैक्चरर, पाबंदी है तुम पे। क्या करोगे? थर्ड शेड्यूल गुड्स में से ये लॉ से ही आपको सिर्फ अभी दिखा रहा हूं, आपको यू आर नॉट सपोज टू कि अभी एक एक लफ्ज तुम्हें समझ आए, सिर्फ कुछ लफ्ज दिखाना चाहता हूं। टैक्सेबल सप्लाईज और इंपोर्ट्स, डायरेक्ट है, डायरेक्ट। और लॉ इतना मुश्किल नहीं है, कुछ टूल्स आ जाएं तो अब तुम्हें समझ आना भी शुरू हो जाएगा। टैक्सेबल सप्लाईज यानी लोकल सप्लाईज, और इंपोर्ट्स स्पेसिफाइड वेयर ओनली थर्ड शेड्यूल, बाकी गुड्स नहीं। शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ कितना, 70। किसका 17%? समझ आ रहा है? ये फिर एट शेड्यूल की बात है, इसको छोड़ दो, ये एडवांस बात है। अलोंग विथ अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। ये कहता है मैन्युफैक्चरर तुमने क्या करना है, ये करना है, रेट अलोंग विथ सेल्स टैक्स। ये लफ्ज सिर्फ लिख लो, लिखो इन लफ्जों को लेजिबली। अंग्रेजी लिखो, उर्दू में समझाता हूं तुम्हें। लेजिबली लफ्ज तो लिखो, लेजिबली, प्रोमिनेंटली एंड इंडेलिबली। 3 तरीके से लिखना है तुमने। क्या? प्राइस और जीएसटी, सेल्स टैक्स। कहां? उस डिब्बे पे। ऐसे लिखो कि वो लेजिबली हो, प्रोमिनेंटली हो, इंडेलिबली हो। क्या करना है? प्रिंट करो, इंबोस करो। अब ये 3 लफ्ज लिख लो तो मैं आपको कहानी बताऊं, लेजिबली, प्रोमिनेंटली, इंडेलिबली। ऑनलाइन वाले लिख लिया तुमने? मैन्युफैक्चरर को कहा गया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि तुम जिम्मेदार हो, तुम टैक्स तुम दोगे। मैन्युफैक्चरर कहेगा कौन सा टैक्स? सेल्स टैक्स। तो कंज्यूमर पे है? नहीं, तुम पे है। बिकॉज लॉ ने लायबिलिटी किस पे क्रिएट कर दी? हु इज लायबल टू पे? तुम, मैन्युफैक्चरर, तुम दोगे। मेरे पे, तुम, मैं कंज्यूमर थोड़ी हूं, मैं तो मैन्युफैक्चरर हूं। किसने कहा कंज्यूमर पे है? थ्योरी में कंज्यूमर पे, कानून तो तेरे पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। व्हाई मी? तुम इजीली डिटेक्ट हो रहे हो इसलिए, तुमसे कलेक्ट करना आसान है इसलिए। देयरफॉर यू, ये तो खुला नाइंसाफी है। नहीं, नाइंसाफी नहीं है। मैंने पॉइंट नंबर 5 क्या लिखवाया था? इनडायरेक्ट टैक्स है, जितना तुम पे करोगे पासान कर दो। पासान क्या मतलब? 2 लाख रुपए की सेल की, कितना टैक्स बना? 34,000। क्यों 34? 17% है रिटेल प्राइस का। तुम गवर्नमेंट को 17% दोगे जेब से, तुमने देना है। फिर ये 17% 2 लाख का ही, अपनी सेलिंग प्राइस का नहीं, 2 लाख का। कितना बना अमाउंट? 34। सेम अमाउंट बना, डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट कर लो। तो मैन्युफैक्चरर क्या कहेगा? भंगड़ा कहता और लो, मैं तो देने के लिए तैयार हूं। इसलिए बिजनेसमैन को सेल्स टैक्स देने में कोई इतराज नहीं है।
₹10 मांगे 12 दे देते हैं, ये ले जी। इनकम टैक्स देने में जान जाती है उनकी। बताओ ऐसा क्या फर्क है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स है। फर्क क्या है? एक टैक्स जिस पे लगा बर्डन पास ऑन कर दे, इनडायरेक्ट टैक्स, और एक टैक्स जिस पे लगा बर्डन पास ऑन ना कर सके, बुखार, मतलब डायरेक्ट टैक्स। अब मैन्युफैक्चरर हु इज लायबल टू पे बेटा? मैन्यू, शाबाश, ये मुझे एक्यूरेसी चाहिए, कंप्लीटनेस चाहिए। मैन्युफैक्चरर एंड इंपोर्टर, हु इज लायबल टू पे? मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर। रेट क्या है? वैल्यू क्या है? गुड्स कौन सी? थर्ड शेड्यूल गुड्स। कौन सी गुड्स बेटा? थर्ड शेड्यूल गुड्स। और थर्ड शेड्यूल गुड्स की पैकिंग पे क्या करना है? लिखना है दो चीजें। कौन सी? कौन सी दो चीजें लिखनी है? दो। कौन सी? प्राइस। कौन सी प्राइस लिखनी है? रिटेल प्राइस। प्लस क्या लिखना है? और ये लिखते वक्त 3 एडजेक्टिव्स होंगी। कौन सी? लेजिबली, प्रोमिनेंटली। पता है क्यों लिखा है? अब देखो इसलिए लिखा है। अगर लिखते हैं ना सिंपली, कानून लिखते हैं, प्रिंट ऑन द पैकिंग रेपर और द बॉक्स। प्रिंट, हम क्या करते? प्रिंट करते, खोलते, ये लिखा है प्रिंट। प्रिंट कहां है? नजर ही नहीं आ रहा जी, प्रिंट नहीं है। सर गौर से तो देखो, ये लिखा है ना? हाँ लिखा तो है, बट ये अंग्रेजी नहीं है, उर्दू नहीं है। कहता है रशियन में लिख दिया। रशियन। सर आपने ये लिखा था, लिखा हो, ये कहां लिखा कि किस जबान में लिखा हो? मैंने लिख दिया। मुझे बताएं, मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स एवेजन करना चाहता है। मैन्युफैक्चरर चाहता है कि वो टैक्स कम दे या उसकी प्रोडक्ट कम प्राइस पे बिके। टैक्स एवेजन करना चाहता है, किससे मैनिपुलेट करेगा? प्राइस को बेचेगा हायर वैल्यू पे। लिखना नहीं चाहता, वो लिखना नहीं चाहता। लिखना इसने नहीं चाहता कि वो एफबीआर को बता रहा है 10 रुपए की बेच रहा हूं, हकीकत में 100 रुपए की बिक रही होगी। वो लिखना नहीं चाहेगा, लिखने को अवॉइड कर रहा है। एफबीआर कहता है लिखवा के तो रहूंगा तुमसे, ये निकाह नामा है तेरा और मेरा, नाम तो आएगा तेरा मेरा इस पे, लिखो। अच्छा जी लिखूं, कैसे लिखना है ये भी बता रहा है। लेजिबली, लेजिबली का मतलब है पढ़ा जा सके, पढ़ा जा सके। इतने छोटे ना हो, बिल्कुल छोटे छोटे छोटे, पढ़ने में ना है। लेजिबली पढ़ा जा। दूसरा क्या कहा? लॉ कहता ना लिखो, हम भी लिख देते, नजर तो आ नहीं रहा। बोतले लिखो, कहां लिखा है आपने? कहता सर खोलें तो सही, खोलें तो सही है। खोला, ये देखिए इसमें लिखा है। अरे भाई इधर क्या करूंगा मैं प्राइस को, इसलिए क्या लिखा? कैसे लिखना है? नजर आए, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट जगह पे लिखो, बाहर लिखो। डब्बे में अंदर लिखने से क्या फायदा? तो पहला लफ्ज क्या था, इसका मतलब क्या है? दूसरा लफ्ज क्या है, इसका क्या मतलब है? नजर आए। तीसरा क्या था? पाकिस्तानी कौम जीनियस, ऐसी इंक से लिखते कि उठाते ही मिट जाती। उठाया, मिट गया। आपने क्या कहा था? लिखो, मैंने तो लिखा, मिट गया तो मेरा क्या कसूर? कहता ऐसे भी नहीं चलेगा। एक इंक है जो मिटनी नहीं चाहिए। आपको पता है, ये लिख लिया ना आपने, लिख लिया ना कि क्या है, मिटे नहीं, इसलिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? इंडेलेबल। इंडेलेबल का मतलब जो मिटे नहीं, मिटे नहीं, वो इंक लिखो। अब मुझे बताओ, ये जो मेथड आपने पढ़ा सेल्स टैक्स, मैं आपको प्रोडक्ट अगर बता दूं थर्ड शेड्यूल, क्या डेटा दूंगा तुम्हें? बताओ, बस टैक्स कैलकुलेट कर लोगे। पहली क्लास है सेल्स टैक्स कैलकुलेट करोगे, और इसका नाम है इस मेथड का थर्ड शेड्यूल मेथड। थर्ड शेड्यूल मेथड, ये मेथड 1 कंप्लीट हुआ तुम्हारा आज। आपने सेल्स टैक्स का मेथड 1 कंप्लीट कर लिया आज, जिसमें लायबिलिटी टू पे किस पे है? मैन्युफैक्चरर पे या इंपोर्टर पे। किस रेट से? किसका? 17%। किन गुड्स का? सिर्फ थर्ड शेड्यूल गुड्स, नॉट एवरी गुड्स। इसका मतलब है मेथड 2 भी कोई होगा। ये मेथड 1 था, मेथड 2 भी कोई होगा।
मेथड 1 से टैक्स कलेक्ट हो रहा है सिर्फ थर्ड शेड्यूल गुड्स पे। और प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या है बोलो? प्रोसीजर ये है कि मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर पैकिंग पे ना उससे पहले दो चीजें लिखेगा, रिटेल प्राइस और लिखेगा कैसे? लिखेगा कैसे? लेजिबली, प्रोमिनेंटली। समझ आई बेटा? डू यू थिंक के टेक्स्ट पढ़ लेंगे हम लोग? चलो, कोई सवाल? टाइम क्या है क्लास का? 6 बजे तक है। चलो, टाइम मैनेजमेंट हो गया हमारा, हम भी 6 बजे तक पहुंच गए हैं। अच्छा बच्चों, अगली क्लास में हम मेथड 2 स्टार्ट करेंगे। मेरे लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लास का अटेंड करना, क्लास मिस ना करना, और दूसरा 10 मिनट रोज रिवाइज करना। अच्छा, एक बात मेरी सुन लीजिएगा, आप सारे बच्चे ऑनलाइन वाले, बिफोर यू गो बेटा, देखें, एक बात सुन ले बेटा, आपने एक नियत और करनी है कि क्लासेस को रिकॉर्डेड होने की वजह से आप पाइल अप नहीं करोगे, साथ साथ क्लास लेते रहो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एंड पे आके कोई मैजिक वॉन्ड नहीं होगा बेटा जो तुम्हें 6 महीने का काम कोई 15 दिन में करा दे। तो अपने आप पे रहम करो, अभी मेहनत करो, उस स्ट्रेस से बचने के लिए जो एग्जाम के वक्त होता है, ठीक है? इसीलिए डे टू डे चीजें होंगी। जिसने फिजिकल क्लास अटेंड करनी है प्लीज कम, जो ऑनलाइन करनी है प्लीज लाइव लो, और जिसने रिकॉर्डिंग में देखनी है कोई मसला नहीं, बट एक टाइम फिक्स कर लो, डे टू डे क्लास जाए बेटा, डे टू डे क्लास जाए, राइट? ये बहुत जरूरी है। मेरे लिए जरूरी क्या है? मेक श्योर कि क्लासेस अटेंड हो रहे हो डे टू डे। और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है? 10 मिनट्स क्लास होगी, 10 मिनट्स का रिवीजन होगा। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन के बच्चों, अब आप जितने सवालात हैं आप पूछ सकते हो। वालेकुम सलाम। इसके लिए आपको कोई पैरल वगैरह है या? हाँ, अगली क्लास में बताऊंगा। मैंने ये चीजें कुछ अगली क्लास के लिए रखी हैं कि मटेरियल कैसे होगा, सारी चीजें क्या होंगी। अब मैं कुछ शेयर करूंगा ना आपसे। बेसिकली मैं 2 सोर्स यूज करूंगा। एक सोर्स यूज करूंगा आईकेप की बुक, एक सोर्स करूंगा अपने नोट्स। ठीक है, आप नोट्स ले लें, आईकेप की बुक दोनों होने चाहिए। आईकेप की बुक भी, मगर आईकेप की बुक अभी अपडेटेड नहीं है, अभी नहीं मिलेगी आपको, अभी नहीं मिलेगी, आपको चंद दिनों के बाद मिल जाएगी। क्योंकि ये शुरू की क्लासेस है, मैं आपको तीसरा सोर्स ये शेयर करता रहूंगा। और मैं, आपने देखा होगा, लिखता हूँ। जी सर, मैं सारी चीजें लिखता हूँ ताकि आपको वो अपने नोट्स के साथ टैली कर सको, ठीक है? और आपको जो प्रैक्टिस मटेरियल होगा वो इसके साथ साथ मिलता रहेगा। अब जैसे अगली क्लास होगी ना हमारी, तो अगली क्लास में आपको सेल्स टैक्स का सारे पास्ट पेपर्स टॉपिकल मिल जाएंगे। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस पे आपको चीजें सॉफ्ट कॉपी में मिलती रहेंगी, ठीक? चलो, अच्छा जी बेटा, ये बता दें कि इस दफा समीर इम्तियाज प्रैक्टिस करवाएंगे। लास्ट टाइम में करवाई इन्होंने, वो तुमने उससे पहले भी पूछा है? उससे पिछले टाइम में जरूर करवाएगा। उससे पिछले टाइम में मैंने टैक्स यहीं से पढ़ा था, लेकिन समीर इम्तियाज नहीं थे तो 10 दफा करवाएगा। मैं भी करवाऊंगा। समीर है ही प्रैक्टिस के लिए, टेंशन ना, टेंशन ना। हाँ, वो मजबूरी थी कोई, मगर प्रैक्टिस समीर करवाएगा, मैं भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। तुम्हें ये प्रैक्टिस का ना, बस तुम्हें शिकवा नहीं होगा, ये बता दूं। लास्ट से लास्ट टाइम मैं करके थ्योरी किया था। असल में मसला ये था कि फर्स्ट केप था ना, केप 2 फर्स्ट था, कोई प्रेसिडेंट ही नहीं था कि पेपर पैटर्न क्या होगा, इस वजह से। और सर बाकी प्रैक्टिस मटेरियल भी बता दें। प्रैक्टिस मटेरियल आपको सेल्स टैक्स का, देखो, सबसे पहला प्रैक्टिस मटेरियल होता है पास पेपर। पास बुक बता दो, जैसे मैं देता हूँ, मैं दूंगा मैं आपको सॉफ्ट कॉपी। बिल्कुल, सेल्स टैक्स का तुम्हें अगली क्लास में पहले तो पास पेपर सारे टॉपिकल मिल जाएंगे,
देखो पास पेपर के स्टैंडर्ड पे सवाल करेंगे तो पहले पास पेपर को कर लेना यार। ये तो मैंने क्या कहा, 4th क्लास में तुम्हें पास पेपर रखना शुरू करूंगा। लेकिन सेल सेक्टर सर कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना जो ये थ्योरी टाइप है, जैसे कि डेबिट क्रेडिट नोट्स हो गए और दूसरी चीजें जो थ्योरी की हैं वो है कि नहीं है? है। तो उसके लिए भी हमें आपने लास्ट टाइम हमें वो दिया था। एक काम करो ना, नहीं एक काम करो, अपना नाम मुझे अभी मैसेज करो, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं तुम्हें इसका ऐसा ना वो क्या कहते हैं, नहीं ताबीज छोड़ो, पक्की भेजूंगा तुझे, है ना, तेरा टेंशन उतर जाएगा। पूरे थ्योरी के एवरी सिंगल क्वेश्चन मैंने टॉपिकल करके हर किसी के अगेंस्ट वॉइस नोट रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। वो तुम्हें सवाल भी बताऊंगा, उसका तरीका भी बताऊंगा तुम्हें, तो तुम टेंशन ना लो कि F2 के लिए अब हम आ गए। नहीं वो उस टाइम पढ़ा था ना इसलिए। ठीक है, नहीं टेंशन नहीं है बेटा। हाँ पक्की बेटा, अब तेरी पक्की है बेटा, सुन लो। अच्छा बेटा, अब आप ऑनलाइन वाले जो भी सवाल आते हैं बेटा, 2 मिनट अब उनका टाइम है, ठीक है, रुक जाओ बस थोड़ा सा रुक जाओ। अच्छा जी, रिटेल प्राइस के साथ और क्या होगा बेटा? सेल्स टैक्स, GST, जनरल सेल्स टैक्स। मोहम्मद सिद्दीक उसमें लिखेगा 10 रुपए। एडन फी में चेंजेस होंगी स्नेहा, एडन फी के अंदर जो टैक्स वाला पोर्शन है वो नया अपलोड होगा, मगर वही चीज आपको नोट्स की फॉर्म में वैसे भी मिल जाएंगी। हकीम साहब बिल्कुल बेटा, हकीम तारिक चुनियो। अच्छा जी, सेल्स टैक्स मिनी पिछली अटेम्प्ट की कोई रेलिवेंस नहीं है बेटा, लॉ चेंज हो चुका है। देखो सेल्स टैक्स में मैं मिसाल दूं, लास्ट टाइम जिसने पढ़ा था अगर, तो उसमें आपने पढ़ा था फर्दर टैक्स चार्ज होता है कब, तो हमने पढ़ा था फर्दर टैक्स चार्ज होता है जब सेल टू अनरजिस्टर्ड हो। अब फर्दर टैक्स की एक और केस भी आ गई है, और जिसमें कहा है कि एक ATL लिस्ट है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, उसमें अगर नहीं होगा रजिस्टर्ड पर्सन तो भी टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब चेंजेस हो गई ना, तो एक छोटा सा पॉइंट भी बेटा चेंज होगा तो आपके मार्क्स जो होंगे ना वो लूज हो सकते हैं। इसीलिए हम अपडेटेड बुक यूज करेंगे। क्लास टाइमिंग क्या होंगी, कितने आवर्स की क्लास होगी खलील? नॉर्मली क्लास टाइम जो होगा वो तकरीबन 1.5 घंटे की होगी नॉर्मली, और वो क्लास टाइम जो होगा वीक डेज शाम के टाइम पे होगी, 4:15 4:30 बजे के करीब क्लास स्टार्ट होगी, और वीकेंड्स पे ना पूरा दिन है, सुबह को भी हो सकती है दोपहर को भी हो सकती है, ठीक है। सर सैलरी में क्या चेंजेस है यार? इनकम टैक्स में बिलाल चेंजेस हैं। अब कौन सी चेंजेस हैं? बहुत सारी हैं, तो मैं अभी चाहता हूं कि इस चीज को आंसर ना करूं, आज की क्लास पे बात करूं। डेली क्लास होगी ये काशिफ, तकरीबन डेली क्लास होगी, 5 दिन की क्लास तो होगी। मैं सिर्फ एक दिन अवेलेबल नहीं हूंगा, मतलब क्लास नहीं लूंगा, वो है संडे पे प्रैक्टिस के लिए मेरे असिस्टेंट क्लास लगा सकते हैं, मगर मेरी क्लास संडे पे नहीं लगती, ठीक है ना, क्योंकि मैं शरीफ इंसान हूँ, बीवी से डरता हूँ। तो वो फैमिली टाइम होता है, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी एक दिन रखा है। 6 दिन मैं आपको दे रहा हूँ, आप भी मेरे बच्चे हो, तो संडे पे मेरी क्लास नहीं होती, सैटरडे पे क्लास होती है, बाकी होती है। सर विच 2 थिंग्स विल ही विल राइट बिफोर लीजिबली ये थे बेटा। प्रोमिनेंटली इंडेलेबली, सर आपकी बुक में थ्योरी होगी, हमें याद करनी होगी। बुशरा, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और जो चैप्टर 1 2 3 है, ये कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। एवरीथिंग विल बी इन माय बुक, उन नोट्स में होंगी, सारी चीजें होंगी, आपको याद करनी पड़ेगी, यस, मगर समझा के। आपका जो तकलीफ, जो पेन होता है ना, पेन एक ऐसी चीज को जो समझ ही ना आ रहा, उसको ऐसी सिचुएशन तुम्हारे कम से कम मेरे कोर्स में नहीं होगी तेरे साथ। सीए में किसी और सब्जेक्ट में हो या ना हो, मेरे सब्जेक्ट में नहीं होगी बेटा। तुम्हें समझ आ रहा होगा, तुम्हें लॉजिक तक समझ आ रही होगी कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है। बुक कब आएंगी बेटा? बेसिकली बेटा इसमें जो एक तो चूंकि आईकेप की बुक भी अवेलेबल नहीं है अभी, उसमें भी चेंजेस आनी है, तो आपको अगले 4-5 डेज के अंदर जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी अपडेटेड बुक की, और हार्ड कॉपी जो होगी वो उसके अगले हफ्ते मिल जाएगी। आपको आसमा या अस्मा, आपको बेटा सॉफ्ट कॉपी तो वैसे ही मिल जाएगी बुक की, और प्रिंटेड फॉर्म में जो होगी बेटा वो आप कराची से ARTT से मंगा सकती हैं, लाहौर में भी वो प्रिंट होती है बेटा, वहां से भी मंगा सकती हैं, तो वो बता दिया जाएगा आपको सारी चीज। टेक्स्ट मिनी बेटा अपडेट हो जाएगी बिलाल, आपको सॉफ्ट कॉपी अगले 3-4 दिन में मिल जाएगी, और हार्ड कॉपी जो होगी उससे अगले हफ्ते मिलेगी। सर सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड डिस्कशन बिल्कुल कर सकते हो बेटा, मगर आप इस तरह करो बिलाल, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। एडेबल चीजों पर सेल्स टैक्स प्रिंट नहीं हो सकता, एडेबल चीजों पे अब्दुल कयूम टैक्स है भी नहीं बेटा इस तरीके से।
मैंने क्या कहा था, थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड शेड्यूल में वो चीजें हैं भी नहीं जो खुले पे बिकती हैं। अच्छा कहीं अगर हम दूध बेचें तो कहाँ लिखेंगे सेल्स टैक्स, दूध पे कैसे लिखेंगे? तो हाँ, अगर दूध खुले में बेच रहे हैं तो नहीं होगा, मगर पैकिंग में, तो पैकिंग पे तो हो सकता है ना बेटा। तो असल में है ना, थोड़ा सा कहीं तुम्हें वेट करना पड़ेगा थर्ड शेड्यूल के आगे, क्योंकि एक मेथड है थर्ड शेड्यूल, मगर एक दूसरा मेथड भी जो कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल सही कहा, चैप्टर 1 to 3 की थ्योरी में चेंज आया है, कोई चेंज नहीं है बिलाल, 1 to 3 में कोई चेंज नहीं है बट और कुछ चीज समझ आई? ऑनलाइन वालों टेक्स्ट मिनी न्यू कब आएगी? शहीर, टेक्स्ट मिनी अपडेटेड आपको सॉफ्ट कॉपी में अगले 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगी, प्रिंटेड उसे अगले हफ्ते मिल जाएगी, ठीक है। क्लास का पीडीएफ मैं अभी शेयर करूंगा बेटा, हर क्लास के पूरी बात। शहीर जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे बेटा, बहुत बहुत आपके लिए भी दुआएं। और कंप्लीट टेक्स्ट मिनी मिल जी, बिल्कुल कंप्लीट होगी बिलाल, कंप्लीट होगी बेटा। और कुछ? चलो भाई, चैप्टर 1 to 3 आपके लास्ट लेक्चर के साथ अभी कवर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क नहीं बेटा। देखो इस तरह है शाम कि हम ना इसको थोड़ा सा ना शुरू के क्लासेस, यानी शुरू का कम से कम 15-20 दिन तक तो मैं कहूंगा मेरे साथ चलो, उसके बाद मैं इजाजत दूंगा, आप आगे जाओ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। कोई मुझे लग रहा है कि अगर सवाल है तो आप पूछ ले मुझसे, मैं अभी भी इधर ही हूँ, आप पूछो बेटा। ओके, चलो भाई ऑनलाइन वालों, मुझे लग रहा है आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बेटा, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अगली क्लास में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज बेटा।